अरे वाह, मैं तो बड़ी हो गई, मेरी हाइट बड़ी हो गई। ऐसे ही आप भी चेक करते होगे ना अपनी हाइट की मैं बड़ी हुई या कितनी बड़ी हुई, या अपने दोस्तों के साथ मैच भी करते होगे कि मैं तेरे से छोटी हूँ या मैं तेरे से बड़ी हूँ। इस तरीके से आप देखते होगे। ऐसे ही आपके शूज़ में भी आपने नोटिस करा होगा कि कई बार क्या होता है, शूज़ काफ़ी टाइट फील होने लग जाते हैं। आप क्या बोलते हो अपने घर पे, मम्मी या पापा शूज़ ना टाइट हो रहे हैं, मुझे बड़ा नंबर चाहिए शूज़ का, बड़ा शूज़ चाहिए ताकि मैं अच्छे से वॉक कर सकूँ। ऐसे ही आपने बाहर जब जाते होगे तो देखा होगा कितनी बिल्डिंग्स तो कितनी ऊंची ऊंची होती है और कुछ थोड़ी छोटे साइज़ की होती हैं। या फिर आप देखते हो कि वो कार कितनी तेज़ी से चली गई। हम रोज़ कुछ ना कुछ देखते हैं और हमेशा सोच लेते हैं कि वो छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये लंबा है, या फिर वो तेज़ चल रहा है, वो धीरे चल रहा है, ये कम है, ये ज़्यादा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब हमें पता कैसे चलता है? क्या सिर्फ देखने से हमें सब कुछ समझ में आ जाता है या इसका कोई सही तरीका है? आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, वो हमें सिखाएगा कि इन सब चीज़ों का सही तरीका क्या है। हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स को यानी चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे इस चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद उसकी बैक एक्सरसाइज को कवर करेंगे। यानी पहले हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर किसी को कोई क्वेश्चन पहले देखना है तो उन सभी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप सभी के सभी उन क्वेश्चंस को पहले देख सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले आप अपने चैप्टर को डिस्कस करो, अच्छे से समझो और उसके बाद ही अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करो ताकि आप और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्हें अटेम्प्ट कर सको। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। अब ये जो हमारे पास चैप्टर का नाम है, इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास हेडिंग है, ये 3 वर्ड से मिलकर बनी है, विच इज मेजरमेंट, लेंथ एंड मोशन। अब यहाँ पर इन तीनों ही वर्ड्स का अपना अपना कुछ मीनिंग है, जिसे लिंक करके हम इस ओवरऑल चैप्टर के मीनिंग को समझ सकते हैं। जैसे अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट वर्ड का क्या मतलब है? मेजरमेंट का मतलब किसी चीज को मेजर करना, यानी कि नापना। यानी किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उस चीज के बारे में पता करना, उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। वहीं अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ क्या होता है? कितना लंबा है कोई चीज, यानी कितनी लंबाई है, कितनी उसकी, या फिर वो छोटा कितना है। हम लेंथ में यानी लंबाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पेन है, ये कितना लंबा है। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं, वो रस्सी कितनी लंबी है, तो ये हमारे पास लेंथ के बारे में डिस्कशन होता है। वहीं अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन क्या होता है? एक्चुअल में एक तरीके से मूवमेंट। कार मूव कर रही है, डॉग्स मूव कर रहे हैं, हम मूव करते हैं, तो ये सब क्या है? मोशन। लेकिन यहाँ पर हम जब लेंथ और मोशन को मेजरमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि जिस लेंथ और मोशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उनको नापते कैसे हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। यानी हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उनको कैसे आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं एक पेंसिल लेकर आऊं और एक ये पेन लेकर आऊं, दोनों को आप देख के बता सकते हो कि ये लंबा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। पर हम हमेशा इसे देख के चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें देखने के साथ साथ थोड़ा सा अच्छे से उसको समझना पड़ता है। उसको हमें चेक करना पड़ता है कि वो कितना एक्चुअल में किस नंबर की फॉर्म में क्या बड़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक दूसरे की हाइट नापते हो, तो हाइट नापते हुए आप लोग बिल्कुल जैसे बराबर, कई बार तो बिल्कुल बराबर के होते हैं, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो हमें कैसे पता लगता है? हमें अपनी आंखों से देख के पता नहीं लगता, हमें कुछ ना कुछ चीज़ यूज़ करके मेजर करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब भी हम कपड़ों की दुकान पर यानी क्लॉथ्स खरीदने जाते हैं, वो भी ऐसी होलसेल वाली मार्केट में जहाँ पर प्रॉपर एक कपड़ा ऐसे मिलता है, वहां पर क्या होता है? एक रॉड की हेल्प से वो कपड़े को मेजर करके देते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो क्या करके देंगे आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 1 मीटर की रॉड है, तो वो इसको एक बार एक कपड़े के साथ नापेंगे, फिर दूसरी बार नापेंगे और फिर कपड़े को कट करके दे देंगे। यानी क्या हो रहा है वहां पे? वो आपको मेजर करके दे रहे हैं, अपने तरीके से मेजर करके दे रहे हैं। अब हर जगह पे ना आपको अलग अलग तरीका मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने घरों में देखा होगा कि बहुत बार ना लोग ऐसे अपने हाथ को यूज करके मेजर कर लेते हैं चीजों को, इस तरीके से। यानी अपनी इस पाम की लेंथ को यूज करके वो क्या कर रहे हैं? अपनी चीजों को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने भी देखा होगा घरों में क्या होता है, अगर मान लो कोई टेबल रखा है, तो टेबल को क्या करोगे? अगर आपको मान लो नापना उसको, तो यूजुअली फटाफट से जाके क्या करते हैं, ऐसे हाथ से जाके नाप के आ जाते हैं, बोल देते हैं कि इतने हाथ का है, इतने पाम का है। तो वो क्या हो गया? एक मेजरमेंट हो गई। अब अगर हम थोड़ी और अच्छे से मेजरमेंट की बात करें तो आप लोगों के घरों में आपने नोटिस करा होगा कि कई बार अंगुला वर्ड यूज होता है बहुत। अंगुला का मतलब क्या होता है? अंगुला का मतलब होता है हमारी फिंगर की जो विड्थ होती है, जो ये वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं अंगुला। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको पेंसिल को प्लेस करूं और फिर अपने अंगुला से इसे मेजर करने की कोशिश करूं, तो ये पूरी पेंसिल जो है ना, इस पूरी फिंगर को कवर नहीं कर रही है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हाफ कवर हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पेंसिल है ये हाफ अंगुला है। इसका क्या मतलब है कि हम जब भी अंगुला वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर हम हमारी जो फिंगर है उसकी विड्थ को चेक करते हैं। अगर मैंने 2 फिंगर्स एक साथ लगा दिए तो ये 2 अंगुला का डिस्टेंस हो गया। अगर मैंने 3 फिंगर्स लगा दिए तो वहां पर 3 अंगुलास का डिस्टेंस हो जाएगा। 4 फिंगर्स लगा दिए तो वो 4 अंगुलास का डिस्टेंस हो जाएगा। यानी हम अपनी फिंगर्स को यूज करके मेजर कर रहे हैं चीजों को।
पर अगर मैं आप सबसे पूछूं क्या ये कन्वीनियंट वे ऑफ मेजरमेंट है, क्या ये बिल्कुल सही तरीका है, इससे आप चीज़ों के बारे में आसानी से पता कर सकते हो? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको एक पेपर चाहिए। अब पेपर तो अलग अलग साइजेस में आते हैं, हमें पता है कि A4 साइज होता है, A3 साइज होता है, चार्ट पेपर होता है, अलग अलग साइजेस के पेपर होते हैं। हम जब भी शॉप पर जाते हैं हमें मेंशन करना पड़ता है कि भैया इस साइज का पेपर दे दो, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन मान लो कि आपने अपने ऐसे हाथ से मेजर करके चीज लेके गए हो, आप शॉपकीपर को जाके बोल रहे हो भैया एक काम करो, ऐसे जो मैं हाथ से मेजर करके दिखा रहा हूँ ऐसे 2 हमारे पाम लेंथ का, यानी जो पाम स्पैन हमने यहाँ पर हैंड स्पैन यूज करा है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को एक पेपर ला के दे दो। वो बोलेगा ठीक है ला देता हूँ, तो अंदर जाके अपने हाथ से 2 बार नाप के पेपर ला देगा। अब जब वो पेपर लेके आया तो जब आप उसे नापते हो तो आप बोलते हो कि नहीं इसमें तो डिफरेंस आ रहा है, ये तो मेरे हाथ से बड़ा आ रहा है। वो बोलेगा नहीं ऐसे कैसे आ रहा है, उसने फिर से आपको नाप के दिखा दिया, ये देखो 2 हाथ आ रहे हैं। आप बोलोगे कि ये आपके 2 हाथ आ रहे हैं, मेरे थोड़ी आ रहे हैं। तो उसने वो क्या बोलेगा आपको, आपने क्या बोला था 2 हाथ का पेपर चाहिए, आपने ये नहीं बोला था कि मुझे आपके अपने साइज के 2 हाथ का पेपर चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सिस्टम है। यानी हमें कोई एक ऐसी चीज चाहिए होगी जिसकी हेल्प से हम प्रॉपरली चीजों को मेजर कर सकें, जिससे हम जो चीज मेजर करें और जो कोई और भी चीज मेजर करे वो दोनों ही सेम चीज आए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सबके घरों में टेबल्स होंगे, बिल्कुल करेक्ट। अब अगर उस टेबल को आप अपने हाथ की हेल्प से नापोगे, आप नापो, आपके पेरेंट्स नापेंगे, आपके कोई छोटे भाई बहन है वो नापेंगे, घर में कोई छोटा बच्चा है वो नापेगा, तो सबके लिए अलग अलग मेजरमेंट्स आएंगी। तो ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कैसे बताएं किसके इक्वल है वो, कितने उसकी मेजरमेंट आ रही है। अब ऐसे अगर आप सोचोगे कि अगर घर में इतनी कंफ्यूजन है, सिर्फ आसपास के एरिया में इतनी कंफ्यूजन है, तो ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वहां पर तो कितनी सारी पॉपुलेशन है, कितने सारे तरीके के लोग रहते हैं, और सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो कोई किसी तरीके से आपको मेजर करके दिखाएगा, कोई किसी तरीके से मेजर करेगा, कोई हैंड स्पैन यूज करके बताएगा, कोई अंगुला यूज करके बताएगा। और सबके हाथों की जो उंगलियों की जो स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट है वो सब अलग अलग है, किसी के हाथ बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे, किसी की उंगलियां मोटी होंगी, किसी की पतली होंगी, तो सबके अपनी तरीके से मेजरमेंट आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास कोई चीज ऐसे स्टैंडर्ड या फिक्स नहीं हुआ, यानी जो चीज हम देख रहे हैं वही सामने वाला देखे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और हमें ऐसा ही कुछ सिस्टम चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने अपनी हाइट नापी और आपने वो हाइट का बता दिया कि मेरी हाइट ये है, लेकिन आप किसी और के पास जाके नपवा रहे हो तो वो आपकी अलग ही हाइट नाप के निकाल रहा है। ऐसे तो नहीं होता ना, आप बोलोगे हाइट तो मेरी यही है, मैं घटा बटा थोड़ी हूँ, ना तो बड़ा हुआ हूँ ना छोटा हुआ हूँ। तो इसका क्या मतलब है, हमें क्या चीज चाहिए, हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसको हम यूज कर सकें और बता सकें कि अगर हमारे पास वो इस टाइम पर इतने अमाउंट में ये चीज है तो आपके पास भी उसी अमाउंट में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब्जी वाले के पास जाते हो, सब्जी वाले के पास जाके क्या बोलोगे 2 किलो टमाटर दे दो, अब वो आपको 2 किलो टमाटर देगा। अब वो जो 2 किलो टमाटर अगर आप घर आके भी नापोगे तो आपके पास 2 किलो टमाटर ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि उसने एक स्टैंडर्ड चीज यूज करी है, 2 किलो। अब इसी तरीके से अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ में भी हमें कुछ स्टैंडर्ड चीज की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या होती है, standard units, it is called as international system of units because it is internationally accepted। अब जो हम बार बार बात कर रहे थे, कोई ऐसी फिक्स चीज, कोई ऐसी स्टैंडर्ड चीज लेगा जिसे हम यूनिट्स बोल रहे हैं, वो एक्चुअली में स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, जिनको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती हैं। अगर आपने किसी यूनिट में यहाँ बात करी है तो उसी यूनिट में अगर आप कहीं और जाकर भी बात करोगे तो वो सेम चीज ही काउंट होगी। तो यहाँ पर हम मेनली लेंथ के साथ डिस्कशन कर रहे हैं अपना, यानी हम यहाँ पर मेनली हमारी लंबाई को नापेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हम जब भी लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं तो इट इज मीटर्स। अब मीटर ये क्या होता है, हमने सुना तो है वर्ड मीटर, पर अभी तक इसके बारे में समझा नहीं है। जैसे हमने सुना है कि हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं, 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो, वो सब क्या होता है, वो एक्चुअल में हमारा जो कपड़े की लेंथ है ना उसे मेजर करा जाता है मीटर्स की फॉर्म में। लेकिन मीटर्स की फॉर्म में हम मेजर कैसे करें, उनके पास तो रॉड होती है अपनी, बिल्कुल करेक्ट, रॉड होती है उनके पास अपनी। और आप बोलोगे कि मैम हमने तो ऐसे कोई मीटर कोई देखा ही नहीं ऐसा कुछ कि मीटर्स की फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंटेशन हो। हम हमारा स्केल तो यूज करते हैं, उसमें तो सेंटीमीटर होता है, हम हमेशा सेंटीमीटर में चीजों को देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट। हम एक स्केल यूज करते हैं, कुछ इस तरीके का हमारा स्केल होता है जिसपे यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। अब ये नंबर्स क्या है, ये कुछ नहीं हमारे एक्चुअल में सेंटीमीटर्स हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे 1, दिस इज 1 सेंटीमीटर। फिर अगर आप आगे देखोगे इट इज 2, देन यानी ये 2 सेंटीमीटर है। फिर अगर आप आगे देखोगे इट इज 3, यानी ये 3 सेंटीमीटर है। फिर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये सेंटीमीटर्स है। यानी कि हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम स्केल की हेल्प से किसी भी लेंथ को, किसी भी चीज को नाप सकते हैं सेंटीमीटर्स की फॉर्म में, बिल्कुल करेक्ट, आप सेंटीमीटर्स की फॉर्म में नाप सकते हो। तो सेंटीमीटर की फॉर्म में तो हम नाप रहे हैं, लेकिन ये मीटर ये कहाँ से आया, तो मीटर के लिए भी आपके पास एक स्केल होता है जिसे हम बोलते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल आपका कुछ इस तरीके का होता है, इसमें भी आपके वही सारी मेजरमेंट्स होती है, बस डिफरेंस क्या होता है, ये स्केल बहुत बड़ा होता है, यानी कि काफी लंबा स्केल, आप इसको काफी दूर तक खींच सकते हो। तो ये आपके पास होता है मीटर स्केल।
तो जब मीटर स्केल को हम यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके कपड़े की दुकान पर वो यूज़ करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट, एक रॉड यूज़ करते हैं, वो एक्चुअल में एक मीटर रॉड होती है। तो वो जो हमारे पास 1 मीटर की रॉड है या फिर जो हमने यहाँ पर ये मेजरिंग टेप देखी है, ये एक्चुअल में क्या है, ये मीटर स्केल्स हैं जिनको हम यूज करके किसी भी चीज की लेंथ को नाप सकते हैं। अब यहाँ पर तो हमें समझ में आ गया कि अलग अलग यूनिट्स होती है लेंथ की, और जिसमें से हमारी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है। मीटर इस वजह से हम बोलते हैं क्योंकि यूजुअली चीज़ों को मीटर में नापना आसान होता है। कैसे आसान होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि मैम मैं तो अगर अपनी कॉपी में कोई लाइन लगा रहा हूँ तो मैं तो सेंटीमीटर में नापूंगा, वो ज़्यादा आसान है मेरे लिए, तो स्केल को रखा, नाप लिया, बिल्कुल करेक्ट, नाप लिया। पर अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी हाइट नापो, अब आपको हाइट नापनी है अपने उसी स्केल को यूज़ करके, तो कैसे नापोगे, कैसे करोगे उस स्केल को यूज? जैसे आपने नीचे अपने पैर के पास स्केल रखा, फिर जहां वो स्केल खत्म हो रहा है एक और स्केल उसके ऊपर रखा, फिर वहां पर दूसरा स्केल उसके ऊपर रखा, ऐसे स्केल रखते जाओगे, कितने स्केल्स रखोगे और कब तक उस स्केल को ऊपर तक मूव करते रहोगे? तो ये तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सा हो जाएगा और प्रॉपर रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, हम हमेशा गलती करेंगे ऐसी चीजों के अंदर। तो और मान लो कि आपको कोई रोड पे कुछ चीज नापनी है, आपको किसी रोड की लेंथ नापनी है, आपके घर के आगे जो रोड है कितनी दूर तक उस स्केल को ऐसे प्लेस करते जाओगे, ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी हम हमारी चीज़ों को नापते हैं तो उसकी लंबाई पे डिपेंड करता है कि हम किस यूनिट में नापें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी कॉपी पे कोई लाइन है तो वो एक छोटी लाइन होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, उसको हम इजीली सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। वहीं अगर जैसे मैंने इस पेन की बात करी तो ये पेन भी इजीली सेंटीमीटर्स में नापा जा सकता है क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं पर किसी कपड़े की बात कर रही हूँ, मेरी हाइट की बात कर रही हूँ, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं और इन्हें मैं सेंटीमीटर्स की फॉर्म में नापने लगी तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा एरर भी आएगा उसके अंदर। तो वहाँ पर हम मीटर को यूज़ करने लग जाते हैं। ऐसे अगर मैं रोड की बात करूँ तो वो तो और भी बड़ी हो जाती है, हमारे पास उसको मेजर करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा जितनी लंबी चीज़ें होती जाएंगी। तो वहाँ पर हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते जाते हैं, वहाँ पर हम किलोमीटर्स की फॉर्म में हमारी चीज़ों को नापने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि हम अलग अलग यूनिट्स जो यूज़ कर रहे होते हैं ना, उन यूनिट्स को हम हमारे जो भी चीज़ नाप रहे हैं ना उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटी चीज़ नापनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम छोटी यूनिट को यूज़ करेंगे, कोई बड़ी चीज़ नापनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम बड़ी यूनिट्स को यूज़ करेंगे। तो जब भी हम स्केल की बात करते हैं तो वहाँ पर सेंटीमीटर्स तो होते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर मिलीमीटर और इंचेस भी प्रेजेंट होते हैं। मिलीमीटर तो आपको यहीं पर मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना 1 2 3 4, इन सब के बीच में कुछ बीच में भी लाइंस बनी हुई है छोटी छोटी, ये क्या है, ये मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। आप काउंट करोगे तो 1 से 2 के बीच में टोटल 10 लाइंस होंगी। इसका क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। वहीं अगर आप इसके ऑपोजिट साइड देखोगे, यहाँ पर ये आपके इंचेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब आप यहाँ पर प्रॉपर 1 इंच को देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये दो बड़े वाले आपकी लाइंस है ना, इनके बीच में होता है 1 इंच। ये जो 1 इंच है ये एक्चुअल में आपके पास यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो नियरली 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। यानी हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि जब हम सेंटीमीटर्स के साथ मिलीमीटर को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर को ऑब्जर्वेशन मिल रही है और यहाँ 1 इंच के बीच में 2.5 सेंटीमीटर की नियर अबाउट ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम चीज़ों को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से उनको आपस में इंटर कन्वर्ट करें, क्या हमारे पास वैल्यूज हो सकते हैं, किसको यूज़ करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो हमने मीटर की बात करी, मीटर अगर हमारे पास एक यूनिट है और मुझे उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो जब भी आप मीटर से सेंटीमीटर की बात करते हो, इट इज 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो आप यहाँ पर देखो, अगर आपको 1 मीटर नापना है तो आप 100 सेंटीमीटर्स 100 टाइम्स, अगर आप उसको, आपके पास एक 10 सेंटीमीटर का स्केल है तो उसको 10 बार आप रखोगे तब आप 100 सेंटीमीटर नाप पाओगे। और वहीं अगर आपके पास 1 मीटर का कोई स्केल होगा, आप एक बार रखो, नाप गया आपका एक बारी में, तो कितना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपका नियरली आपके पास 10 मिलीमीटर, यानी आपके पास 10 मिलीमीटर के इक्वल आता है। वहीं अगर आप 1 इंच की बात करो, जैसे मैंने आपको बताया था स्केल के अंदर मिलीमीटर सेंटीमीटर के साथ साथ इंच भी होता है, वो आपके पास होता है 2.54 सेंटीमीटर्स के इक्वल। यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेंथ को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, वहीं आपको बोल दिया कि आप 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपको ये बोल दिया कि आपके पास 3 सेंटीमीटर है, उसे आपको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिल्कुल करेक्ट, आपके पास आ जाएगा 30 मिलीमीटर्स। ऐसे अगर आपके पास 3 इंच है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 इंच को कन्वर्ट करने के लिए आप 3 को 2.54 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी हमें जो ये कन्वर्जन है काफ़ी इजीली समझ में आ रहा है। बट इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि मैं यहाँ पर यूनिट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप यहाँ देख रही हूँ मैंने मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करा है, सेंटीमीटर को स्मॉल c और m से रिप्रेजेंट करा है, और मिलीमीटर को स्मॉल mm से रिप्रेजेंट करा है।
यानी कि जब भी हम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा स्मॉल लेटर्स को यूज करते हैं, अनलेस एंड अनटिल मैं जब तक उसे किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना यूज करूं। तो आपको यहाँ पर इनके साथ साथ जो हम यहाँ यूनिट्स यूज करें उनके साथ साथ उनके रिप्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने गलत रिप्रेजेंटेशन करी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, वो यूनिट्स नहीं मानी जाती है। अब ये तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट कन्वर्जन हो गया। अब मान लो किसी को राइट से लेफ्ट में कन्वर्जन करना हो, लेट से आपके पास यहाँ पर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा वो फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर 1 मीटर आपके पास 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल है तो आपको कुछ नहीं करना, ये 100 जो ना इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे जब भी हम एरो इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास जो 1 सेंटीमीटर है इट इज 1/100 मीटर्स, यानी इस तरीके से आप यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स है, तो यहाँ पर भी हम इजीली कर सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी कन्वर्जन्स को इजीली कर सकते हैं। तो आपको इन कन्वर्जन्स को थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्या चीज़ कन्वर्ट करी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि हम छोटे डिस्टेंसेस को तो आराम से सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर डिस्टेंस यूनिट्स को यूज़ करके मेजर कर सकते हैं, लेकिन जब हम लंबे लंबे डिस्टेंसेस की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात करें, दिल्ली से गुड़गांव के डिस्टेंस की बात करें, या फिर अगर हम बात करें कि आपके घर के सामने एक फाटक है, उस फाटक पे पटरियाँ लगी हुई हैं, आप बताओ कि वो जो पटड़ी है वो कितनी लंबी है, रेलवे ट्रैक कितना बड़ा है, तो उसको आप किलोमीटर्स में मेजर करोगे, क्योंकि वो बहुत बड़े डिस्टेंसेज हैं। जब इतने बड़े डिस्टेंसेज होते हैं तो हम उन्हें कैसे मेजर करते हैं, हम उन्हें किलोमीटर्स की हेल्प से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 1 किलोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा वो 1000 मीटर्स के इक्वल। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे इट इज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। और वहीं अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। आपको ये तीनों के तीनों जो यूनिट्स हैं ये ध्यान में रखने, क्योंकि यहाँ पर इंटर कन्वर्शन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास कोई किलोमीटर की फॉर्म में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, आपके पास मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्शंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाती हूँ कि मेरे पास है 2 किलोमीटर, तो जो ये 2 किलोमीटर है अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ इट इज 2 × 1000, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2000 मीटर्स। अब अगर इसी 2000 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास क्या है 2000 मीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस 2000 को मल्टीप्लाई करूंगी 100 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के बाद ये 3 zeros तो है और 2 0 आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा मेरे पास सेंटीमीटर, यानी कि 2 लाख सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी किलोमीटर के डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करके बताऊंगी तो मैं बोलूंगी 2 लाख सेंटीमीटर लंबा है ये, तो ये तो कन्वीनियंट नहीं लगा ना। ऊपर से 2 लाख बोल रहे हैं, बाई चांस मान लो कि 1 0 कम कर दी तो क्या हो जाएगा, तो फिर वापस डिस्टेंस गलत हो जाएगा। तो वहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी जगह हम बोलते हैं कि वो 2 किलोमीटर के इक्वल है। ऐसे अगर मैं इस 2 लाख सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो इस 2 लाख को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 2 1 2 3 4 5 6 zeros और ये फिर आ जाएगा मेरे पास मिलीमीटर, यानी कि 20 लाख के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास कितने बड़े बड़े नंबर्स होने लग जाते हैं। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करने लग जाते हैं उसे, छोटे यूनिट्स इन द सेंस छोटे नंबर्स में बड़े यूनिट्स के साथ इसे कन्वर्ट करने लग जाते हैं, ताकि हमारे पास यहाँ पर हम कन्वीनियंटली चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकें। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम यूनिट्स को यूज़ करते हैं अपनी मेजरमेंट के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें कैसे मेजर करना है, यानी यूनिट कौन सी यूज़ करनी है, लेकिन अगर मुझे मान लो कोई लाइन दे रखी है उसको मुझे मेजर करना हो तब मैं कैसे मेजर करूँ वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्केल यूज़ कर रही हूँ, इस स्केल को यूज़ करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लेट से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि इस लाइन को मेजर करके बताओ, तो आप बोलोगे ठीक है मैम मेजर करते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे रख लेंगे स्केल को और फिर मेजर करने की कोशिश करेंगे। वो करेंगे ठीक है ऐसे ऐसे करके मेजर करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि मैम यहाँ से यहाँ तक आ रही है लाइन, तो ये इसकी इतनी मेजरमेंट होगी, क्या ये करेक्ट मेजरमेंट है। फिर कुछ कोशिश क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे मेजर करने की कोशिश करेंगे कि ठीक है ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ये इतना मेजर होगा। ये मेजरमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने लाइन को तो मेजर ही नहीं किया, हम इधर उधर रख के स्केल को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो भी चीज़ मेजर करनी है उसके बिल्कुल साथ में अलाइन करके स्केल को रखना है, ताकि आप उस चीज़ को मेजर कर सको। यानी कि यहाँ पर अब मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर मैं 0 के पास अपने फर्स्ट एंड को रखूंगी और एंड देखूंगी कहाँ पर खत्म हो रहा है, यानी ये 7 पे खत्म हो रहा है। तो ये जो लाइन है मेरे पास 7 सेंटीमीटर की है। यानी आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप मेजर करोगे तो आपको उस लाइन के ऊपर रख के मेजरमेंट करनी है। कभी भी आप इस तरीके से मेजर नहीं करोगे कि टेढ़ा मेढ़ा रख दिया और उसके बाद आप उसे मेजर करने की कोशिश कर रहे हो।
ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। अब अगर मान लो आपको किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, लेट से कि आपको ये पेंसिल दे रखी है, इस पेंसिल को मेजर करना है, तो आप इसे कैसे मेजर करोगे? अब इसमें आप मेजर करते हुए आप बोलोगे ठीक है मैम मुझे मेजर करने हैं, तो ऐसे रख लेते हैं, इसके नीचे इस तरीके से लाएंगे, ठीक है ये यहाँ पर मेरे पास आ रहा है तो ये इसका मेजरमेंट हो जाएगा। पर अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा दूर है, और अगर आप इसमें भी देखोगे, यहाँ मैं इसको पास में भी लगा लेती हूँ, तो पास में लगाने से भी अगर मैं देखूंगी तो कोई कुछ क्या करेंगे, कुछ यहाँ से साइड से देखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें लगेगा थोड़ा सा पीछे की तरफ है, कुछ यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें लगेगा थोड़ा आगे की तरफ है। हमें बिल्कुल ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखने का क्या मतलब है कि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ 0 से शुरू होकर बिल्कुल एंड 15 तक है ये, तो इसका क्या मतलब है कि इस पेंसिल की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें मेजर करते हुए चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। हम बिल्कुल सामने से रख के चीज़ों को मेजर करते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर रख के चीज़ों को मेजर करते हैं। हम कभी भी ऐसे आगे पीछे या फिर इधर उधर से देख के मेजरमेंट्स नहीं करते, क्योंकि वो मेजरमेंट्स हमारी गलत हो जाती है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम अभी तो आपने स्केल यूज करा, वो पूरा स्केल था 0 से लेकर उसके आगे तो बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी, 15 तक नंबर्स थे, हम इजीली मेजर कर पा रहे हैं। लेकिन मान लो हमारे पास स्केल ही टूटा हो, तब हम क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक स्केल है जो कि टूटा हुआ है। अब ये स्केल एक्चुअल में 30 सेंटीमीटर का स्केल था, लेकिन ये 15 सेंटीमीटर से पहले टूट गया, तो इसका क्या मतलब है कि ये कैसे मेजर करेगा? तो यहाँ पर जब हम मेजर करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसी लाइन को मेजर कर रही हूँ, अब इस लाइन को मेजर कर रही हूँ तो यहाँ मैं 15 के स्टार्टिंग पॉइंट पर इसे रख रही हूँ और ये मेरा आ रहा है 22 तक। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका 22 तक आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, आप कैसे निकालोगे? या तो आप बोल दो कि 22 में से आप 15 इस तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट्स बीच में आ रहे हैं उनको एक एक करके काउंट कर लो। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपके पास पूरा स्केल था आपका 30 सेंटीमीटर का, जिसमें से आपका यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर था लेट से, तो ये वाला आपका ब्रेक हो गया। अब आपने कोई लाइन मेजर करी है, वो आ रही है आपको यहाँ पर 22 सेंटीमीटर तक। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस पूरे 22 में से इस 15 को निकाल दोगे तो आपके पास यही तो बचेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो टोटल लेंथ आ रही है उसमें से आप अपने टूटे हुए डिस्टेंस को माइनस कर दोगे, यानी जब आप 22 में से 15 को माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 7, यानी कि जो हमारे 7 सेंटीमीटर लाइन थी उसी के इक्वल आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम टूटे हुए स्केल्स को यूज करके भी मेजरमेंट कर सकते हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम स्केल को यूज करके चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। अब यहीं पर आपने कभी सोचा है कि ये तो हमें चीज़ें दिख रही हैं कि हम किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, हमें नंबर्स विजिबल हैं, हम उससे मेजर कर पा रहे हैं, हम लाइन पे रख के उसको समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं दिखता है, तो वो कैसे उस स्केल को यूज करके मेजर कर सकते हैं? चीज़ें तो उन्हें भी मेजर करनी होती है, उन्हें भी नापना होता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। तो उनके लिए ना कुछ स्पेशल टाइप के स्केल्स आते हैं। आपने ब्रेल लैंग्वेज का नाम सुना है? ब्रेल लैंग्वेज क्या होते हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए यूज करी जाती है, जिसमें क्या होता है थोड़ी सी ना उभरी हुई सी यानी ऊपर उठी हुई डॉट्स होती हैं, जिनको फील करके वो पता कर सकते हैं कि हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। वहाँ पर उन डॉट्स की हेल्प से वो नंबर्स और लेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास स्केल में भी क्या होता है, वो डॉट्स होती हैं, वो मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास वहाँ पर थोड़ी उभरी हुई एलिवेटेड सी डॉट्स होती हैं, जिसको वो फील करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस है, यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस है, जैसे आपकी बुक में दिया भी हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे आपके पास एक स्केल गिवन है, इस स्केल में क्या है छोटे छोटे से यहाँ पर ये डॉट्स और होल्स दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो डॉट्स है ना थोड़े से उठे हुए डॉट्स होंगे स्केल पर, जिसको जब हम हाथ लगाएंगे तो हमें फील होता है कि कुछ उठा हुआ है। अब हमें तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम नहीं जानते कि वो एक्चुअल में क्या लैंग्वेज है, लेकिन जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उसी ब्रेल लैंग्वेज की हेल्प से अपने सारे के सारे चीज़ों को समझते हैं। वो पढ़ते भी उसी लैंग्वेज की हेल्प से, उन्हें लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन उस लैंग्वेज से मिलती है, उन्हें फर्दर नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन भी उसी लैंग्वेज की हेल्प से मिलती है। तो यहाँ पर उनके लिए ये कन्वीनियंट स्केल होता है, जिसको वो ऐसे हाथ लगा के पता कर सकते हैं कि कहाँ पर 1 लिखा हुआ है, कहाँ पर 2 लिखा हुआ है, कहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो उसकी हेल्प से वो इजीली चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो ये तो हमारा थोड़ा सा बेसिक मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम चीज़ों को मेजर करते हैं तो और जो हम वैल्यू लिखते हैं उस वैल्यू के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। एक हम यहाँ पर एक नंबर को यूज़ कर रहे हैं और दूसरा हम यहाँ पर एक यूनिट को यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों को जब आप कंबाइन करके लिखोगे तभी आपके पास प्रॉपर मेजरमेंट की वैल्यूज आती हैं। अगर आपने सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करी, लेट्स से कि आपने बोला कि 7 वॉट, 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 मिलीमीटर क्या है हमें नहीं पता, या फिर आपने बोल दिया कि सेंटीमीटर, खाली सेंटीमीटर बोल दिया, सेंटीमीटर क्या, कितना सेंटीमीटर हमें नहीं पता। तो हमें जब तक हम इन दोनों चीज़ों को आपस में कंबाइन करके 7 सेंटीमीटर नहीं लिख देंगे, हमें नहीं समझ में आएगा कि हम कितनी मेजरमेंट, कितनी लेंथ की बात करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लेंथ की बात करते हैं वहाँ पर हमें
नंबर और यूनिट को आपस में कंबाइन करके लिखना होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि हम यूनिट्स को किस तरीके से लिखते हैं। स्मॉल लेटर्स को यूज करके लिखते हैं, कभी भी यूनिट के आगे फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं, या कभी भी उसके आगे एस नहीं लगाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल दो कि 8 किलोमीटर्स, बहुत बड़ा है, किलोमीटर्स, ये नहीं होता। ऑलरेडी 8 किलोमीटर का मतलब ही है कि 8 किलोमीटर जितना लंबा डिस्टेंस है। आप किलोमीटर्स, मीटर्स इस तरीके से एस यूज नहीं कर सकते हो, उसे प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक हम यूनिट्स को यूज करेंगे तो उसके अंदर उसकी प्रॉपर यूनिट्स को यूज करना सीखना होगा। यानी कि हम यूनिट्स को यूज करें वो लोअर केस से स्मॉल लेटर्स में आने, अनलेस एंड अनटिल अगर आप उसको सेंटेंस के सामने नहीं लिख रहे हो। यानी कि अगर आप किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग ही किलोमीटर बोल के कर रहे हो तो वहां पर आप के कैपिटल लिखोगे। तो इन चीजों का आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब ये तो हमारे पास सीधी लाइन की मेजरमेंट्स हो गई। कई बार क्या होता है, हमारे पास थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन्स होती है, तो उन्हें हम कैसे मेजर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम पर हम क्या करते हैं, घरों में लाइट्स लगाते हैं। अब कई बार तो क्या होता है, घरों में लाइट्स लगाने के लिए हम कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं ना। अब जब हम वो डिजाइन बनाते हैं तो हमें उसके लिए उतनी अमाउंट की लाइट भी चाहिए होती है, उतनी लंबी लाइट भी चाहिए होती है जितना लंबा हमें डिजाइन बनाना है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इतना ही लंबा इतनी लंबी लाइट लेके आनी है जिससे हमारे डिजाइन बन जाए। तो आप बोलोगे कि मैम हम तो सोच लेते हैं कि इतना लंबा लेके आएंगे बहुत रहेगा, पर वो तो सोच लेते हैं बहुत रहेगा, हो सकता है वो छोटा रह जाए, हो सकता है वो बड़ा रह जाए। एग्जैक्ट अगर हमें लेके आना तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या कोशिश करेंगे, उसको भी मेजर करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल घरों में क्या होता है, इस तरीके से कुछ कर्व्स होते हैं। अब उन कर्व्स के ऊपर अगर आपको लाइट लगाना है तो आपको इन कर्व्स को मेजर करना पड़ेगा। लेकिन हम इन कर्व्स को मेजर कैसे करें, हमने तो सीधी लाइन को नापना सीखा है, कर्व को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले समझेंगे कि हम कर्व को कैसे मेजर कर सकते हैं और उसे फिर हम अप्लाई करेंगे हमारे घर के अंदर यूज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइट्स के लिए मेजर करना है तो हम उसको उसी तरीके से फिर मेजर करेंगे। सो जब भी हम किसी कर्व लाइन की मेजरमेंट की बात करते हैं, लेट से आपके पास यहाँ पर ये कर्व लाइन है और इसे आपको मेजर करना है, तो आप कैसे मेजर करोगे। तो यहाँ पर हम एक दूसरी चीज यूज करेंगे, यानी स्केल के अलावा किसी और चीज को हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्केल तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन चीजों को मेजर करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक थ्रेड यूज करेंगे। लेट से मैंने यहाँ पर ये थ्रेड कंसिडर करा और इसको बिल्कुल इस कर्व लाइन के ऊपर प्लेस करते जाएंगे, इस तरीके से प्लेस करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कहाँ तक जा रहा है। बिल्कुल ऐसे साइड बाय साइड इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे ताकि हमें प्रॉपरली इस कर्व के जितना ही और धागा मिल जाए। तो यहाँ तक मैं आ रही हूँ, यहाँ मेरे पास कर्व लाइन खत्म है, तो मैं इसको यहाँ से उठा लेती हूँ ऐसे, और मैं ये बोलती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास इतना जो मेरा ये थ्रेड था इतना यूज हुआ है इस कर्व लाइन को मेजर करने में। अब मैंने ये थ्रेड का डिस्टेंस देख लिया, अब मैं इसी थ्रेड को मेजर करूंगी एक स्केल की हेल्प से। अब मैंने स्केल लिया और स्केल के आगे मैंने इसको जीरो एंड पर ये लगा दिया अपना थ्रेड, और दूसरे ही तरफ मैंने इसका जो एंड था मैंने वो पकड़ रखा है। अब अगर मैं यहाँ देखूंगी तो यहाँ जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये 13 सेंटीमीटर पर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो कर्व लाइन है ये 13 सेंटीमीटर की है। तो हम किस तरीके से किसी भी कर्व को मेजर कर सकते हैं, एक थ्रेड या फिर किसी ऐसी फ्लेक्सिबल चीज को यूज करके मेजर कर सकते हैं, जिसको हम पहले इसको नापेंगे उसको यूज करके कितना है, और फिर उसको हम एक स्केल के साथ उसको सीधा रख के मेजर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ये इतने डिस्टेंस के, इतने सेंटीमीटर के, इतने किलोमीटर, इतने मीटर्स की है। तो इस तरीके से हम किसी भी कर्व चीजों को भी मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आपको कर्व लाइंस को भी मेजर करना आ गया होगा और अब कंफ्यूजन नहीं होगी कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन है या कर्व लाइन है तो हम किस तरीके से मेजर करें। तो ये तो हमारे पास बेसिक मेजरमेंट्स हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, हम कैसे बातें करते हैं, हम ऐसे अपने, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता समझा रहे हो तो आप क्या बोलते हो कि पार्क से सीधा आ जाना और उससे फिर राइट टर्न ले लेना। मेरा घर पार्क से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है। लेकिन फिर आपका फ्रेंड बोलेगा कि पार्क से तो ज़्यादा दूर नहीं है, मान ले मैं दूसरी तरफ से आ जाऊँ, मैं किसी मार्केट की तरफ से आ जाऊँ, तो मार्केट से कितना दूर पड़ेगा। आप बोलोगे मार्केट से थोड़ा दूर पड़ेगा, वहां से तक को थोड़ा सा और घूम के आना पड़ेगा, या फिर आप बोलोगे मार्केट से और पास पड़ेगा, वहां से जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, पास दूर हम क्या बता रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी चीज से, किसी जगह से डिस्टेंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह से जब हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो वहां से पास पड़ेगा, वहां से दूर पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ मैंने अलग अलग चीजें मेजर कर यहाँ पर ड्रॉ करी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बस स्टैंड है, ये एक स्कूल है, यहाँ पर कुछ घर बना रखे हैं मैंने ABCD, और यहाँ एक गार्डन बना रखा है। लेट से कि ABCD में ना चारों में बच्चे रहते हैं। अब उन्हें ना आपस में डिस्टेंस देखना है कि उनके स्कूल से ज़्यादा दूर है गार्डन, या उनके बस स्टैंड से ज़्यादा दूर है गार्डन, या उनके घर से दूर है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। जैसे हम एक ही बात करेंगे तो A बोलेगा मेरे तो घर के पास स्कूल है और बस स्टैंड है, लेकिन गार्डन बहुत दूर है। वहीं जब B की बात करें तो B बोलेगा कि मेरे घर के पास में स्कूल है, बस थोड़ा सा दूर है और गार्डन भी थोड़ी दूर है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो वो बोलेगा कि मेरे घर के तो गार्डन, और जब हम बस स्टैंड की बात करें तो वो दोनों ही बराबर डिस्टेंस पे पड़ते हैं। यानी कि मैं बस स्टैंड चला जाऊँ या फिर मैं गार्डन चला जाऊँ, मुझे तो बराबर ही जगह देख जानी पड़ेगी। यानी उसको यहाँ से भी 2 चीज़ें कवर करके जानी है और यहाँ से भी उसे 2 चीज़ें कवर करके जानी है। वहीं अगर मैं C की बात करूँ तो वो बोलेगा कि मेरे पास में तो गार्डन है, लेकिन जब मैं स्कूल और बस स्टैंड की बात करूँ तो वो बहुत दूर पड़ जाता है। D बोलेगा मेरे पास में बिल्कुल पास में गार्डन है, लेकिन बस स्टैंड और स्कूल तो बहुत दूर पड़ जाते हैं।
तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि वो एक्चुअल में क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अपने घर से चीज़ों को बता रहे हैं कि ये इतनी दूर है, ये इतनी पास है। तो एक तरीके से हम एक तरीके से एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ से हम किसी भी चीज़ को मेजर करेंगे तो वो इतना दूर है, वो इतना पास है। तो यहाँ हम जो चीज़ ये कंसिडर कर रहे हैं और कुछ नहीं क्या है, बल्कि हम रेफरेंस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जिससे आप एक्चुअल में किसी और डिस्टेंस की बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंस पॉइंट ये स्कूल लगा लूँ, तो स्कूल से हम बोलेंगे कि स्कूल से ए पास में है, बी थोड़ा दूर है, सी और दूर है, डी और दूर है, और गार्डन तो सबसे दूर है, और बस स्टैंड काफ़ी पास में है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने स्कूल को एक रेफरेंस पॉइंट मेजर करा और मैं बोल रही हूँ कि स्कूल से ए यहाँ पर है, फिर बी थोड़ा और दूर है, फिर सी थोड़ा और दूर है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से सारे डिस्टेंसेस को मेजर करने की कोशिश करी है। तो हम रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन द डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट। यानी कि जब भी हम किसी भी डिस्टेंस को किसी फिक्स्ड पॉइंट या ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके रेफरेंस में बताते हैं कि उसके रिस्पेक्ट में वहां से वो उतना दूर है, वहां से वो उतना पास है, तो उसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। उस फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या उस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट को यूज करके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीजें बता सकते हैं। जैसे हम कई बार जब बताते तो हम वहाँ पर किलोमीटर्स वगैरह का यूज नहीं करते, हम बताते हैं कि हमारे घर से ज्यादा दूर है, हमारे स्कूल से ज्यादा दूर है। तो इस तरीके से हम रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से चीजों को समझा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी कभार घूमने जाते हो, तो घूमने जाते हुए आपके रास्ते में आपको वो बोर्ड से दिखते हैं ना, येलो और व्हाइट कलर के ऐसे पत्थर से स्टोन से डले हुए दिखते हैं रास्तों में, जिसपे कुछ ना कुछ डिस्टेंस लिखा होता है, एक जगह के नाम के साथ कुछ डिस्टेंस लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूमने जा रहे हो, रास्ते मान लो आप लेट्स से दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली जाते हो तो आप क्या देखते हो, आपको कुछ इस तरीके से स्टोन्स दिखते हैं, जिसमें क्या होता है, एक व्हाइट पूरा स्टोन होता है जिसके ऊपर एक येलो पेंट का रखा होता है, और बीच में आपके पास एक जगह का नाम और नीचे डिस्टेंस लिखा होता है। यानी इसका क्या मतलब है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पॉइंट पर खड़े हो और आपने वो डिस्टेंस इस तरीके से देखा और उस पर लिखा हुआ दिल्ली 70 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है कि आप जहां पर हो उससे दिल्ली 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या हो गया, आपका एक रेफरेंस पॉइंट हो गया जिससे दिल्ली 70 किलोमीटर दूर है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप दिल्ली के पास आते जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दिल्ली है, अब दिल्ली के मैं पास आते जा रही हूँ, यहाँ वो 70 किलोमीटर दूर था, मैं थोड़ी और आगे गई तो मुझे पता लगा अब वहाँ पर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया, वहाँ पर 60 किलोमीटर का बोर्ड मिल गया मुझे। तो इसका क्या मतलब हो कि वो थोड़ा और पास में आ रही है, अब मैं वो 60 किलोमीटर ही बचा मेरे पास डिस्टेंस, फिर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर। यानी इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं हमें कुछ किलोमीटर स्टोन दिखते जा रहे हैं, जिससे हमें क्या पता लग रहा है कि हम हमारे डेस्टिनेशन के, हम जहाँ पर जाना चाहते हैं उसके कितने पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमें ये पता लगता है कि हमारे पॉइंट से वो कितना दूर है, 70 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब है रेफरेंस पॉइंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हम किस जगह से कितनी दूर हैं और हमें कितना टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में। कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ 30 किलोमीटर दूर है और कहीं पर कोई 70 किलोमीटर दूर है, तो हमें पता है कि वो डिस्टेंस 70 किलोमीटर कवर करना ज़्यादा लंबा होगा 30 किलोमीटर के कंपैरिजन में। तो हम ये बताएंगे कि वहाँ पर तो हम बहुत देर में पहुँच पाएंगे, लेकिन यहाँ 30 किलोमीटर वाले पे हम थोड़ी जल्दी पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर स्टोन्स को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि आप कितना पास पहुँच रहे हो अपनी डेस्टिनेशन के। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें क्या दिख रहा है कि एक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा, 40 का बचा, 50 का बचा, ऐसे हम डिस्टेंसेस देख रहे हैं। लेकिन आपने कोई नोटिस करी यहाँ पर चीज़ की, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें डिस्टेंस दिखते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हम चलते जा रहे हैं, हम एक तरीके से मूव करते जा रहे हैं, हम एक जगह पर रुके हुए नहीं है, यानी हम रेस्ट पर नहीं है, हम मूव कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हम जब तक मूव करेंगे, जब तक हम मोशन में रहेंगे, मोशन में रहने का क्या मतलब है कि हम मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, हम चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पर खड़ी हूँ, मैं नहीं बढ़ रही आगे, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, ना तो मैं आगे जा पा रही हूँ ना पीछे जा पा रही हूँ। यानी कि अब मुझे ये देखना है कि मैं जो रेफरेंस पॉइंट की जिससे बात कर रही थी, जहाँ से मैं पहले 70 किलोमीटर दूर थी, लेट से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, मेरे पास वो बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली 70 किलोमीटर। तो इसका क्या मतलब है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है। अब इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताऊंगी कि मैं रेस्ट पर हूँ या मोशन में। अगर मान लो मैं यहाँ से आगे चली जाती हूँ और आगे मुझे 60 किलोमीटर का बोर्ड मिलता है, तो इसका क्या मतलब है कि मैं इस रेफरेंस पॉइंट से आगे आ चुकी हूँ, तभी तो मुझे 60 किलोमीटर का बोर्ड मिला है। लेकिन अगर मैं यहीं खड़ी रहूँ, मैं आगे ही ना जाऊँ, तो इस रेफरेंस पॉइंट पर ही खड़ी हूँ मैं, तो इसका क्या मतलब है कि मैं रेस्ट पर हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा पा रही हूँ कि मैं मूव कर रही हूँ, मैं मोशन में हूँ, और यहाँ मैं ऑलरेडी यहाँ पर मैं क्या शो कर रही हूँ कि मैं रेस्ट पर हूँ, आगे जा ही नहीं रही हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि हम रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि बॉडी जो है वो मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, रेस्ट में है या मोशन पर है। तो इस तरीके से हम रेफरेंस पॉइंट को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। हम हमारे डिस्टेंसेस को भी बता सकते हैं, कौन ज़्यादा पास है कौन ज़्यादा दूर है वो भी बता सकते हैं, और हम मूव कर रहे हैं या नहीं वो भी बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप काफ़ी सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स या फिर आपने आसपास कुछ रेस्ट वाली है कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ध्यान दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करा है, अगर आप किसी डॉग को देखते हो तो आपके आसपास जो डॉग्स हैं कई बार वो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, कई बार वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो
आप अगर उनका एक पॉइंट कंसिडर करो, लेट से वो एक जगह पर बैठा हुआ था और उसके बाद वो उठ के कहीं चला गया, तो आप क्या देख रहे हो कि उस पॉइंट से उठ के वो चला गया, यानी उसने अपने रेफरेंस पॉइंट से उठ के वो दूर चला गया, तो वो क्या हो रहा है, मोशन में है। यानी अगर वो एक पॉइंट से उठ के दूसरी जगह पर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो मोशन में है। वहीं अगर आप किसी ट्री की बात कर रहे हो तो ट्री आप देख रहे हो, आज देख रहे हो वो भी उसी पॉइंट पर है, कल देखोगे वो उसी पॉइंट पर है, परसों देखोगे वो उसी पॉइंट पर, यानी वो अपने पॉइंट को छोड़ ही नहीं रहा, वो एक ही पॉइंट के ऊपर स्थिर है। तो इसका क्या मतलब है कि वो रेस्ट पर है, वो मूव ही नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप काउस को देखोगे तो अभी देखोगे वो एक पॉइंट पर है, फिर अगर आप थोड़ी देर बाद जाके देखोगे वो उस पॉइंट से अलग जा चुकी है, तो इसका क्या मतलब है, वो फिर से मूव कर रही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, मोशन है। ऐसे अगर हम पोल्स की बात करें, जो खंबे होते हैं, आप सामने आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं आप सबके घरों के आगे। अब अगर आप देखोगे तो क्या आपको बाहर जाने के बाद ये दिखता है कि आज ये पोल यहाँ था, कल वो पोल वहां चला गया, या परसों वो पोल वहां था? ऐसे तो नहीं होता, वो हमेशा एक ही जगह पर रहता है। इसका क्या मतलब है, वो हमेशा एक ही फिक्स पॉइंट पर रहेगा, तो ये भी रेस्ट पर रहता है। ऐसे अगर हम कार्स की बात करें तो आप बोलोगे कि ये कार आज तो खड़ी है पर कल यहाँ पर नहीं खड़ी थी, फिर अगर आप परसों जाके देखोगे यहाँ आज भी नहीं खड़ी, तो इसका क्या मतलब हो कि वो अपने पॉइंट से इधर उधर हो रही है, तो वो क्या हो गया, वो भी एक मोशन में है। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं, हम चीज़ों को उनके रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग रेस्ट मोशन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ से हम मोशन और रेस्ट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, यानी कि हम जब रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन को देख रहे हैं, वो चेंज करती जा रही है, तो उसे हम बोलेंगे मोशन में है वो। और अगर एक ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रही अपनी पोजीशन को तो उसे हम रेस्ट में बोलेंगे। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इट इज सेड टू बी रेस्ट, यानी कि वो अपनी रेस्ट पोजीशन पर ही है, वो पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर रही है, वो उसी पॉइंट के ऊपर है, अपने रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही है, तो इसका क्या मतलब है, वो रेस्ट पे। तो इस तरीके से हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, विच इज पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन अ बस। तो जब भी हम पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन अ बस का एग्जांपल लेते हैं तो उसको हम ऐसे समझेंगे, लेट्स से कि आपके पास एक रोड है, उस रोड पे आपकी बस चल रही है, बिल्कुल करेक्ट, आपकी बस चल रही है। अब ये जो बस चल रही है, आप बस में अकेले तो घूमोगे नहीं, बस के अंदर तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, विंडोज है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल करेक्ट। अब जब ये बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो हमें पता है कि बस चल रही है, बस मूवमेंट कर रही है, यानी बस मोशन में है। लेकिन जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अब खुद को देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, मैं तो उसी सीट पे बैठी हुई हूँ, सामने वाला भी उसी सीट पे बैठा हुआ है, साथ वाला भी उसी सीट पे बैठा हुआ है, तो हम तो हिल ही नहीं रहे, हम तो अपनी जगह पर ही हैं। यानी कि हम अगर बस चलते टाइम उस सीट पर थे, बस के चलने के बाद भी उसी सीट पर है, तो हम तो रेस्ट पर हैं। यानी कि अगर हम एक दूसरे को अपना रेफरेंस लेते तो हम क्या सोचते हैं कि हम रेस्ट पर हैं। वहीं अगर हम बाहर रोड पर देखें तो बाहर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई पेड़ हो सकता है, कोई प्रॉपर बिल्डिंग हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब जब भी बस इनके आगे से जाएगी तो इन्हें क्रॉस करके आगे निकल जाएगी, यानी कि अगर वो यहाँ से चली है तो पहले पेड़ यहाँ था, पेड़ तो यहीं रहेगा, लेकिन आपकी बस आगे निकल गई। तो जब आप खिड़की से बाहर देख रहे हो और आप पेड़ को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हो कि पेड़ खड़ा है, उस पेड़ के हिसाब से तो पेड़ तो पीछे रह गया और हम सब आगे चले गए, तो इसका क्या मतलब है कि हम मोशन में है। यानी कि हम अपने आप को कैसे देख पा रहे हैं, हम रेस्ट पर भी देख पा रहे हैं, मोशन में भी देख पा रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो। यानी रेफरेंस पॉइंट का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम उसके रिस्पेक्ट में ये बता सकते हैं कि हम मोशन पे हैं या रेस्ट पे हैं। तो आपको इसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, इफ पैसेंजर्स लुक एट ईच अदर एज रेफरेंस पॉइंट देन दे आर एट रेस्ट इवन दो द बस इज मूविंग। वो एक दूसरे को अगर देखेंगे मूविंग बस के अंदर भी, तब भी वो एक दूसरे को रेस्ट पर ही पाएंगे, एक दूसरे के रेफरेंस में चलेंगे तो। बट इफ दे टेक एनी आउटसाइड ऑब्जेक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट, लेकिन अगर बाहर की किसी ऑब्जेक्ट को वो एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं, किसी पेड़ को, किसी बिल्डिंग को रेफरेंस कंसिडर करते हैं जो पीछे रह जाती है और हम खुद उससे आगे निकल जाते हैं, तो दे आर इन मोशन, यानी कि वो उस टाइम पर मोशन में कंसिडर करते हैं खुद को। यानी कि रेफरेंस पॉइंट का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हमने रेफरेंस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया है, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब अगर मैं इसके रिलेटेड ही आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर आप बता पाओगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ कि एक समुद्र है, बिल्कुल शांत समुद्र है, इस तरीके से शांत है, उसके अंदर कोई वेव्स नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, और उसमें ना एक शिप चल रही है, बिल्कुल करेक्ट, एक शिप चल रही है। अब उस शिप के अंदर ना कोई विंडोज नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, वो शिप है ना, अब उसमें कोई विंडो नहीं है। अब वहां पर क्या हो रहा है, आप उस शिप के अंदर जा रहे हो और आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस शिप के अंदर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत शांत मौसम है, कुछ झटके नहीं लग रहे आपको, बहुत आराम से वो शिप जो है ना समुद्र के ऊपर चलती जा रही है। तो जब ये समुद्र के ऊपर चलती जा रही है, आपको तो पता है शिप चल रही है, लेकिन आपको फील नहीं हो रही वो चीज़, क्योंकि कोई झटके नहीं। अगर थोड़ा मौसम खराब होता तो शिप ऊपर नीचे होती, आपको भी झटके फील होते अंदर, आपको खुद को हिलता हुआ महसूस होता। लेकिन अभी ऐसे कुछ फीलिंग नहीं आ रही, आप एक दूसरे को देख रहे हो तो आप क्या देख पा रहे हो कि वो भी अपनी जगह पे खड़ा है, मैं भी अपनी जगह पे खड़ा हूँ। अब मुझे नहीं पता लग रहा कि शिप आगे जा भी रही है, नहीं, मैं सोचूंगा कि शिप पानी में खड़ी हो गई है, बीच में आके थोड़ी देर रेस्ट पर आ गई है। तो क्या ये चीज़ करेक्ट है? क्या हमें लगेगा कि वो रेस्ट पर है या फिर वो एक्चुअल रेस्ट में है? हम क्या चीज़ देख पाएंगे, क्या चीज़ सोच पाएंगे?
तो अगर खिड़की ही नहीं होगी तो हम बाहर तो कुछ नहीं देख पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हम एक दूसरे की तरफ तो हम उसी पोजीशन पर खड़े हैं, हम तो जगह बदल ही नहीं रहे, तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही हैं। लेकिन अगर मुझे बाहर की कोई चीज दिख जाती जिससे मैं ये पता कर सकती कि शिप मूव कर भी रही है नहीं, क्योंकि उसको वो क्रॉस कर जाएगी तो मूव कर रही है, लेकिन बाहर की तरफ देखने के लिए मुझे विंडोज चाहिए। अब शिप में कोई विंडो नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि इस शिप के बारे में मैं ये नहीं पता कर सकती हूँ कि मूव कर भी रही है या नहीं कर रही है, अनलेस एंड अनटिल मुझे बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो देखने को ना मिले। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आती है कि हम हमेशा हमारी जो मोशन और रेस्ट की जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी, हम जो देखते हैं कि हम मोशन में हैं, रेस्ट में हैं, हम हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर करके ही समझ पाएंगे उस चीज को। तो रेफरेंस पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को एज अ मोशन और एट रेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए। तो आई होप आपको ये रेफरेंस पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं, तो मोशन भी आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम उसे भी हम डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो जब हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं, आपके पास यहाँ पर 3 टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है आपका लीनियर मोशन, एक होता है आपका सर्कुलेटरी मोशन और एक होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन का क्या मतलब है, अगर कोई चीज़ ऐसे सीधी चलती जा रही है या फिर मैंने ऊपर से कुछ चीज़ छोड़ी है, नीचे आ गई, सीधी आई नीचे, कुछ भी घूम घाम के नहीं आई, बिल्कुल सीधी नीचे गिरी है, तो ये क्या है, ये मेरे पास लीनियर मोशन है। सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, ऐसे गोल 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 कोई चीज़ चल रही है, सर्कुलेटरी वर्ड हमें पता है सर्कल, तो वो हो जाएगा हमारा सर्कुलेटरी मोशन। वहीं अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करूँ, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे ही होता जा रहा है, एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर एक बार उधर, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे अब मैं आपको हर एक चीज का एग्जांपल दूंगी, इसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले हम लीनियर मोशन की बात करते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट एकदम सीधी लाइन में चल रहा हो तो उस मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज ऐसे गिर रही हो या फिर पेड़ से कोई फ्रूट गिर रहा हो तो वो एकदम सीधा आके गिरता है, तो फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। या फिर एक बॉय जो है वो किसी हैवी बॉक्स को पुश कर रहा है, अगर वो किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप टेबल को धक्का लगाओगे तो वो सीधा ही सीधा चलेगा ना, टेढ़ा मेढ़ा होगे तो नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख पा रहे हो, हमने यहाँ पर कुछ बुक्स के अंदर इमेजेस यहाँ पर शो करे हुए हैं आपके, तो यहाँ पे देखो बुक्स के अंदर क्या दिखा रखा है। अगर मैंने कोई चीज गिराई तो सीधी आगे गिरी है, पेड़ से कोई फ्रूट गिरेगा वो सीधा आगे गिरेगा। आप सब लाइन में चल रहे हो, एक लाइन में चल रहे हो, तो क्या हुआ, लीनियर मोशन हुआ। इस तरीके से अगर कोई बच्चा बॉक्स को धक्का दे रहा है तो वो सीधा सीधा जाएगा। तो ये सब क्या है, ये लीनियर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। यानी जब भी आपको कोई चीज सीधी चलती मिले तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा लीनियर मोशन हो जाता है। वहीं अगर हम सर्कुलेटरी मोशन की बात करें तो सर्कुलेटरी मोशन यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यानी वो गोल गोल घूम रही है, इट्स मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज ऐसे गोल गोल घूमे, जैसे फॉर एग्जांपल आप रस्सी के ऊपर एक पत्थर बांधो और उसको फिर गोल गोल घुमाओ तो वो हवा में ऐसे गोल गोल नहीं घूमता। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख पा रहे हो, अब ये लड़की क्या कर रही है, इस लड़की के हाथ में एक रस्सी है जिसने एक तरफ पत्थर बांधा हुआ। अब जब इसे गोल गोल घुमा रहे तो इस तरीके से ही पत्थर घूम रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, एक सर्कुलेटरी मोशन कवर कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। ऐसे ही जो ये झूला है, ये मेरी गो राउंड झूला है हमारे पास, ये क्या है, ऐसे गोल 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 घूमता रहता है ना, तो ये क्या है, ये भी सर्कुलर मोशन ही शो कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ जब भी गोल गोल चीजों को घूमते हुए देखते हैं तो वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। यानी मेरी गो राउंड हो गया, सीलिंग फैन के ब्लेड्स, यानी जो हमारा छत पे फैन चलता है वो भी तो गोल गोल ही घूमता है, उसके जो ब्लेड्स होते हैं गोल गोल घूमते हैं, तो वो भी सर्कुलर मोशन में ही होते हैं। तो इस तरीके से हम लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो इसे हम जब डिफाइन करते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो का मतलब है एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, यानी अपनी जगह पर आगे पीछे होता जा रहा है अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज बांधी, लेट्स से ये मैंने ऐसे करा, इसको मैं ऐसे 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 करती जा रही हूँ, ऐसे 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 करती जा रही हूँ, तो ये क्या है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार इधर एक बार उधर, मैं एक ही फिक्स पॉइंट, जैसे अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो एक ही फिक्स पॉइंट पर इधर उधर हो रहा है, ऐसे देख रही हूँ तो एक ही फिक्स पॉइंट पर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेट कर रहा है ये, एक बार ऊपर एक बार नीचे। आपने देखा है कई बार क्या होता है, कुछ घड़ियां होती है वो एक बार इधर जाता है, एक बार उधर जाता है, एक बार इधर जाता है, एक बार उधर जाता है, तो वो क्या हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पेंडुलम। वो एक बार इधर एक बार उधर, एक बार इधर एक बार उधर, वो और क्या हो रहा है, वो ऑसिलेटरी मोशन है। या फिर आपने देखा होगा जब आप पार्क में जाते हो तो एक झूला होता है स्विंग, जिसमें आप एक बार आगे जाते हो एक बार पीछे जाते हो। आपके पास जो ये वाला पार्क में झूला होता है इसे आप बोलते हो स्विंग। तो इस तरीके का जो आपके पास यहाँ पर झूला है ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। इसमें क्या होता है, ये भी एक तरीके का ऑसिलेटरी मोशन ही होता है। इसमें क्या होता है, आप एक बार आगे जा रहे हो एक बार पीछे जा रहे हो, एक बार आगे जा रहे हो एक बार पीछे जा रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, हमारे पास एक ऑसिलेटरी मोशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी हम ऑसिलेटरी मोशन की बात करते हैं हम एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे ऐसे होते रहते हैं, हम एक ही जगह पर इधर उधर होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं।
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एक्टिविटी की बात करूँ, अब आपकी बुक में तो एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्केल के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स को रख रहे हैं और उसके बाद उस स्केल को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उस वो एक्टिविटी तो हम यहाँ पर परफॉर्म करके नहीं देख सकते, बट मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इस तरीके से स्केल को पकड़ रही हूँ यहाँ से। अब मैंने स्केल को यहाँ पर प्रॉपर वेट के साथ पकड़ लिया, अपने प्रॉपर फोर्स के साथ पकड़ लिया है। तो जब मैं यहाँ से इसको ऐसे मूव कर रही हूँ, जब मैं इसको ऐसे मूव करने की कोशिश करूँगी तो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके से हमारे पास क्या आ रही है, ऑसिलेटरी मोशन आ रही है, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर। यहाँ से मूव नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यहीं से मूव कर रहा है। तो एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जब इस तरीके से कोई मूवमेंट होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब यहाँ पर मान लो कि यही चीज बार बार होती रहे, आप सर्कल में मोशन शो कर रहे हो, वो अगर आप कोई गोल गोल घूमने वाला झूला झूल रहे हो, बार बार घूमता ही रहे, 5-6 राउंड चक्कर काटता ही रहे, या फिर अगर आप घड़ी में देख रहे हो वो तो सारा ही दिन इधर उधर होती रहती है पेंडुलम। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम बार बार ये चीजों को देख रहे हैं, ये जब हमारे पास सर्कुलर मोशन या ऑसिलेटरी मोशन बार बार गोल गोल या इधर उधर होती रह रही है, तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया वर्ड आता है, पीरियोडिक। तो हम पीरियोडिक मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक। यानी कि जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता जा रहा है, यानी गोल गोल घूमता ही जा रहा है, एक चक्कर काटा फिर एक चक्कर काटा फिर एक चक्कर काटा फिर एक चक्कर काटा गोल गोल में, या फिर पेंडुलम है, एक बार इधर फिर एक बार उधर फिर एक बार इधर फिर एक बार उधर, यानी एक बार इधर एक बार उधर एक बार इधर फिर एक बार इधर, बार बार वो इसी मोशन के अंदर है। तो ये क्या होते हैं, चीजें पीरियोडिक मोशन होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पीरियोडिक होता है जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट को अपना मोशन, स्पेशली सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, इन दोनों को रिपीट करते हुए देखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशंस। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन, or an object in oscillatory motion also repeats its motion while moving to and fro. Both circular and oscillatory motions are periodic in nature. तो दोनों क्या हो जाएंगे, periodic nature के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम periodic motions को भी define कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो आप बोलोगे कि ठीक है मैम, हमें ये तीनों तरीके के मोशन समझ में आ गए, पर अगर हम इसे देखेंगे तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताए, पर हमारे पार्क में ना बहुत सारे ऐसे झूले हैं, उनमें हम कैसे बताएंगे कौन सा हमारा किस टाइप का मोशन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपकी बुक में भी बहुत सारी इमेजेस गिवन है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे, आपके पास यहाँ पर क्या है, बहुत सारे आपको झूले दिखा रखे हैं। अभी जो झूले दिखा रखे हैं ये क्या है, एक आपके पास यहाँ पर स्लाइड है, यहाँ पर आपके पास मेरी गो राउंड है, ये स्विंग है, ये क्लाइंबर है, ये यहाँ पर स्किपिंग कर रहा है, यहाँ पर सीसॉ कर रहा है। तो ये सारे टाइप के क्या मोशन है, हमें कैसे पता लगेगा। तो इस तरीके के मोशन को समझने के लिए हम हमारे टाइप ऑफ मोशंस के साथ इसे डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम स्लाइड की बात करें तो स्लाइड में क्या है, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर गए नीचे आ गए, तो ये क्या एक तरीके से हम सीधे सीधे आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा लीनियर मोशन है। वहीं अगर हम इस मेरी गो राउंड की बात करें तो ये गोल 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 होता जा रहा है, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। और अगर हम बार बार गोल गोल करेंगे तो ये पीरियोडिक सर्कुलर मोशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम स्किपिंग की बात करें तो स्किपिंग में क्या होता है, हम ऊपर नीचे जंप करते रहते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, यानी हम जंप कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक ऑसिलेटरी मोशन हुई। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन की तरह बोल सकते हैं। और अगर हम इसको कंटिन्यूस करते रहेंगे बार बार तो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक ऑसिलेटरी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखेंगे स्विंग में क्या हो रहा है, एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे जा रहा है, एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे जा रहा है, तो ये स्विंग भी क्या हो गया, हमारा ऑसिलेटरी मोशन हो गया। सीसॉ क्या है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो ये भी क्या हुआ, हमारा ऑसिलेटरी मोशन हुआ। जब हम क्लाइंबर्स की बात करें तो क्लाइंबर्स में क्या करते हैं हम यूजुअली, या तो कई बार बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम एक बारी में पूरा कर जाएं, तो वो तो लीनियर में हो जाता है। लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं, कई बार एक पर लटकते हैं ना, एक बार आगे जाएंगे फिर वापस पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो चीज़ होती है ना उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो इस तरीके से हमारे पार्क के बहुत सारे जो झूले होते हैं उन्हें हम इजीली हमारे डिफरेंट मोशंस में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स और उसके अकॉर्डिंग उसके टाइप ऑफ मोशन को यहाँ मेंशन करा है। जब भी हम स्विंग की बात करते हैं वहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन आता है। क्लाइंबर्स की यानी कि जब हम क्लाइंब करते हैं वो उनको, तो वहाँ पर भी ऑसिलेटरी मोशन आता है जब हम बैलेंस मेंटेन करते हैं। सीसॉ में भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन आता है। स्लाइड में हमारे पास एक लीनियर मोशन आता है और मेरी गो राउंड में हमारे पास सर्कुलर मोशन आता है। और रोप स्किपिंग में भी हमारे पास क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे टाइप ऑफ मोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ पर उनकी यूनिट्स को यूज़ करेंगे, कोई कर्व्ड लाइन है तो हम उसे कैसे मेजर करेंगे। और उसी के साथ साथ जब हम मोशंस की बात करते हैं, यानी हम अलग अलग तरीके के मोशंस भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई लीनियर मोशन, कोई सर्कुलर मोशन, कोई ऑसिलेटरी मोशन। और ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमें कोई बड़ी चीज़ नापनी हो तो हम कौन सी यूनिट को यूज़ करेंगे, कोई छोटी चीज़ नापनी हो तो हम कौन सी यूनिट को यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया है पूरा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम इसके बैक एक्सरसाइज यानी 1 बाय 1 करके इसके क्वेश्चंस को कवर करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा हुआ है,
some lengths are given in column 1 of the table, some units are given in column 2. Match the length with the unit suitable for the measuring those lengths. अब यहाँ पर आपके पास एक कॉलम 1 गिवन है, एक कॉलम 2 गिवन है. यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसी लेंथ गिवन है जिसे आपको मेजर करना है, और कॉलम 2 में आपके पास कुछ यूनिट्स गिवन है जिनके रिस्पेक्ट में आप उन लेंथ्स को मेजर कर सकते हो. लेकिन अब आपको ये पता करना है कि किस यूनिट को यूज करके आप किस लेंथ को मेजर करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको चैप्टर के अंदर बताया था कि जब हम कोई चीज छोटी चीज को मेजर करते हैं तो हम छोटे यूनिट को यूज करते हैं, जैसे सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया. वही अगर मुझे किसी बड़ी चीज को मेजर करना है तो मैं बड़ी यूनिट्स को यूज करती हूँ, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर्स हो गया. तो उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर चीजों को देखेंगे. जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का डिस्टेंस, यानी रोड को हमें नापना है. ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो हमें कोई बड़ी यूनिट कंसिडर करनी होगी. यूनिट्स क्या क्या है? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर और मिलीमीटर. सबसे बड़ी यूनिट है किलोमीटर. तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है दिल्ली से लखनऊ के बीच में उसे किलोमीटर ही नाप सकता है. तो ये हमारे पास हमारा आंसर हो जाएगा. सेकेंड आपसे पूछा हुआ है थिकनेस ऑफ कॉइन. थिकनेस ऑफ कॉइन, कॉइन तो बहुत पतला होता है, जैसे आप देख भी पा रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर आपको ये कॉइन दिखाऊं तो ये कितना पतला है. अब इस पतले से कॉइन को आप कैसे मेजर कर पाओगे? सेंटीमीटर भी बड़ा पड़ेगा इसके लिए, तो हम उससे भी छोटी यूनिट को कंसिडर करेंगे. हम लेंगे वहां पर मिलीमीटर, विच मीन्स थिकनेस ऑफ कॉइन को आप मिलीमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हो. वही अगर आप लेंथ ऑफ इरेजर की बात करो, इरेजर तो एक प्रॉपर साइज का होता है, तो उसे आप कैसे मेजर कर सकते हो? सेंटीमीटर की हेल्प से. वो इतना ज्यादा छोटा नहीं होता. वहीं अगर आप स्कूल ग्राउंड के लेंथ की बात करो, वो काफी बड़ा एरिया होता है, पर इतना बड़ा भी नहीं होता कि आपको किलोमीटर्स की जरूरत पड़े. आप मीटर को यूज करके इजीली उसे मेजर कर सकते हो. यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम किन किन यूनिट्स को, किन किन लेंथ को किन किन यूनिट्स के रिस्पेक्ट में यूज करके मेजर कर सकते हैं. हमें इन चीजों का आइडिया होना चाहिए. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है? रीड द फॉलोइंग एंड मार्क ट्रू और फॉल्स. यानी आपके पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिनको आपको ट्रू और फॉल्स मार्क करना है. तो वन बाय वन करके हम देखते हैं. सबसे पहले क्या पूछा हुआ है? द मोशन ऑफ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. यहाँ पर क्या बोला है कि जब ये गाड़ी सीधी रोड के ऊपर चल रही है तो उसे हम लीनियर मोशन बोलते हैं. मोशन हमने 3 तरीके के डिस्कस करे थे, लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी. जिसमें लीनियर हमने क्या देखा था कि जब भी कोई चीज सीधी लाइन में मूव करे उसे हम लीनियर मोशन बोलते हैं. जिसमें हमने देखा था कि स्लाइड पर से नीचे आना या फिर किसी बॉक्स को धक्का देना, किसी लाइन में चलना, ये सब क्या है? लीनियर मोशन के एग्जांपल्स हैं. तो अगर एक कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो लीनियर मोशन है. बिल्कुल करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. सो ये आपके पास इस तरीके से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा. इसी तरीके से हम सेकंड स्टेटमेंट भी देखेंगे. सेकंड स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा हुआ है? Any object which is changing its position with respect to a reference point with time is said to be in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एक टाइम से दूसरे टाइम पर जब हम उसे देख रहे हैं, तो क्या वो मोशन है? बिल्कुल करेक्ट, वो मोशन ही तो है. हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही तो देखते हैं कि अगर हमें रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट मिलती है तो मोशन है, नहीं मिलती तो वो रेस्ट है. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी. सो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपके पास क्या बोला हुआ है? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हमने क्या देखा था कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल है? 1000 मीटर्स के इक्वल. बिल्कुल करेक्ट. और 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल. यानी कि अगर यहाँ हम 1000 मीटर की बात कर रहे हैं और इसे मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी कि ये तो काफी बड़ी वैल्यू आएगी. ये आपके पास आएगा 1 लाख सेंटीमीटर्स. तो ये 100 सेंटीमीटर के इक्वल तो आ नहीं रहा, विच मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. यानी इस तरीके से हम हमारी स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं. हम हमारे स्टेटमेंट्स को करेक्ट या रॉन्ग बता सकते हैं. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2. आई होप आपको ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ में आई होंगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. अब यहाँ पर ये बोला हुआ है कि हमें लेंथ को मेजर करना है, लेकिन इनमें से कौन सी आपकी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है. स्टैंडर्ड यूनिट हम किसे नहीं बोलते? जिसको आप इंटरनेशनली एक्सेप्ट ना करो. यानी कि आप ना बताओ कि इसके रिस्पेक्ट में अगर हम ऐसे नापेंगे तो वही चीज दूसरा भी होगा. यूनिट्स देखते हैं. मिलीमीटर, मिलीमीटर में अगर आप कोई चीज मेजर करोगे दूसरा भी मिलीमीटर में सेम चीज मेजर करेगा. सेंटीमीटर और किलोमीटर में भी सेम केस होगा. लेकिन जब आप हैंड स्पैन की बात करते हो, विच इज योर लेंथ ऑफ योर पाम, इससे आप देख रहे हो आपके हैंड स्पैन की लेंथ कुछ और मिलेगी, किसी छोटे बच्चे की कुछ और मिलेगी, किसी की कुछ और मिलेगी. तो यहाँ पर सबका डिफरेंस हो जाएगा. तो उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि हैंड स्पैन में हम मेजर नहीं कर सकते हैं. तो आपके पास कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हुई? हैंड स्पैन इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ योर लेंथ. तो इस तरीके से हम इजीली हमारे यूनिट्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा हुआ है? सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल
फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दी स्केल्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टैबुलर फॉर्म। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, आपको यहाँ बोला है कि आप अलग अलग डिफरेंट स्केल्स और मेजरिंग टेप्स को अपने घर पर या स्कूल में सर्च करो, देखो कि क्या क्या आपके पास मेजर करने के लिए चीजें होती हैं, और उन सारे जो भी आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढे हैं उनकी आप स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑब्जर्व करो कि आप कौन सी सबसे छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये स्केल कंसिडर करें, ये हमारे पास क्या एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप 15 सेंटीमीटर तक चीजों को मेजर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आप इसमें सबसे छोटी चीज क्या मेजर कर सकते हो, आप बोलोगे कि मैम मैं मिलीमीटर को मेजर कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं देखूंगी यहाँ पर मेरे पास 0 से लेके 1 के बीच में टोटल कुछ 10 लाइन्स है, तो ये क्या है, हर एक लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर को शो करिए, यानी 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, ये 3 मिलीमीटर। सो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एक स्केल को यूज करके मैं स्मॉलेस्ट यूनिट 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकती हूँ। बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट आती है। तो हमने यहाँ पर डिफरेंट सेटअप कंसिडर करा है। सबसे पहले हमने एक रूलर यानी कि एक स्केल कंसिडर करा है। स्केल को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसकी जो स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट है वो होती है 1 मिलीमीटर। सिमिलरली अगर हम मेजरिंग टेप कंसिडर करेंगे तो मेजरिंग टेप भी वही होती है। मेजरिंग टेप आपके पास एक प्रॉपर टेप फॉर्मेट होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर्स में लिखा होता है। जैसे अगर आप देखोगे ये आपके पास क्या है, ये एक मेजरिंग टेप होती है। अब ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, आप देखो यहाँ पर भी क्या है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 1 2 3 4, यहाँ पर हम क्या मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर्स मेजर कर रहे हैं, और इनके बीच में भी लाइंस हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट 1 मिलीमीटर को मेजर करेगी। तो मेजरिंग टेप को यूज करके भी हम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। मीटर स्टिक को जब हम देखते हैं तो ये 1 मीटर की यानी 100 सेंटीमीटर की आपके पास एक स्टिक होती है जिसके अंदर भी आप मिलीमीटर्स में ही मेजर कर सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट। तो मीटर स्टिक में भी आप 1 मिलीमीटर को स्मॉलेस्ट यूनिट मेजर कर सकते हो। वहीं अगर आप वर्नियर कैलिपर की बात करो तो वर्नियर कैलिपर आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप यूज करके अपने मेजर कर सकते हो डिफरेंट चीजों को। अब यहाँ जब आप मेजरमेंट कर रहे हो वर्नियर कैलिपर को यूज करके, अभी आपको इसको यूज करना नहीं आएगा, ये आपके स्कूल में लैब्स में रखा मिलेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट हम 0.1 मिलीमीटर को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ डिफरेंट मेजरिंग टूल्स हैं जिसके हमने स्मॉलेस्ट वैल्यूज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है। आप चाहो तो और भी यहाँ पर यूज कर सकते हो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपको कोई यहाँ पर मिलता है तो। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर्स। आपके स्कूल से लेके आपके घर तक का डिस्टेंस दे रखा है 1.5 किलोमीटर्स। एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, और इसको मीटर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि हमने कन्वर्जन ऑलरेडी हमारे चैप्टर में देख ली थी, और हमने क्या देखा था कि जब भी हम किलोमीटर्स को 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ हमें दे रखा है 1.5 किलोमीटर, तो इसको हम किस तरीके से मीटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, 1.5 इंटू 1000। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1500 यानी 1500 मीटर्स। सो इस तरीके से हम किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, इट इज एक्चुअली 1500 मीटर्स बिटवीन स्कूल एंड योर होम। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है, टेक अ टम्बलर और अ बॉटल, एक कोई ग्लास कंसिडर करो या फिर बॉटल कंसिडर करो, एंड मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और बॉटल एंड रिकॉर्ड इट। अब यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है कि आप किसी भी बॉटल या ग्लास को कंसिडर करो और उसका जो नीचे वाला कर्व पाथ यानी गोल वाला पार्ट है ना, उसे मेजर करना है आपको और रिकॉर्ड करना है कि क्या आपके ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। तो कर्व्ड पार्ट यहाँ पर आपके पास मेजरमेंट में आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। जब भी हम कर्व पार्ट की मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसे हमने हमारे चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस करा था कि जब भी मुझे कोई कर्व लाइन मेजर करनी होती है तो मैं एक थ्रेड को यूज करती हूँ। पहले उस थ्रेड को उस लाइन के ऊपर प्लेस करती हूँ और जो भी मेरे पास उस थ्रेड की लेंथ आती है उसको मैं प्रॉपर स्केल को यूज करके मेजर कर सकती हूँ। अब यहाँ पर भी हम थ्रेड को ही यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने ये बॉटल कंसिडर करी है। अब इस बॉटल का बेस मेरे पास ये है, इसे मैं मेजर करूंगी यूजिंग अ थ्रेड। अब यहाँ पर मैंने ये थ्रेड भी कंसिडर करा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, मैंने इसका बेस कंसिडर करा है, इस बेस को मैं यहाँ पर इससे इस तरीके से मेजर कर रही हूँ। अब यहाँ जब मैं मेजर कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है ये एंड, यानी दिस इज योर एंड, और इस एंड को मैं यहाँ पर मार्क कर लूंगी इस तरीके से और इसको अलग कर लूंगी। अब इसी एंड को मुझे मेजर करना है हमारे मेजरिंग स्केल को यूज करके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़े वाला ये मीटर जो हमारे पास स्केल है उसको यूज कर रही हूँ ताकि मेरे को प्रॉपर मेरे यहाँ पर मेजरमेंट आ जाए। तो मैं यहाँ पर इसे प्लेस करती हूँ और जितना लंबा ये जा रहा है उसको ऑब्जर्व करती हूँ। तो यहाँ जब मैं देख पा रही हूँ तो ये आपके पास यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इट इज 22 सेंटीमीटर्स, विच मीन्स कि यहाँ पर ये जो मेरे पास मेरा बॉटल का जो बेस है जिसे हम एक्चुअल में बोलते हैं, जो कर्व्ड पार्ट मैंने मेजर करा है विच इज एक्चुअली द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉटल, तो वो हमारे पास क्या आ रही है 22 सेंटीमीटर्स। तो बस इसी टाइप की जो मेजरमेंट मैंने यहाँ पर करी है वही मुझे यहाँ पर आंसर में लिखना है। तो हम इसे आंसर कैसे करेंगे,
For measuring the base of a bottle, wrap a thread around the curved base and then observe the length of thread. आप क्या करोगे, बॉटल के बेस पर एक थ्रेड को रैप करोगे और उसका फिर लेंथ को ऑब्जर्व करोगे. फॉर एग्जाम्पल द बॉटल टेकन हियर इज 22 सेंटीमीटर एज इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस. यानी हमने जो बेस की सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करी है इट इज 22 सेंटीमीटर. जब भी हम किसी सर्कल को बाहर से मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं उसकी सर्कमफ्रेंस. तो इसी वजह से हमने बॉटल के जो बाहर वाला कर्व पार्ट था उसे उसकी सर्कमफ्रेंस बोला है. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है, मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स. अब यहाँ पर क्या करना है, हमें किसी हमारे फ्रेंड की हाइट को मेजर करना है और उसको मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स यानी कि डिफरेंट यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है. तो ये तो बहुत ईजी है. हम एक मीटर स्केल को यूज करके सबसे पहले हमारे फ्रेंड की हाइट को मेजर कर लेंगे और उसके बाद उसे डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कन्वर्जन हम ऑलरेडी हमारे चैप्टर में सीख चुके हैं. तो यहाँ पर आप किसी भी फ्रेंड की हाइट को कंसिडर कर सकते हो. मैंने अपने एक फ्रेंड की हाइट को कंसिडर करा है, तो उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं. सो यहाँ जब मैं अपने फ्रेंड की हाइट को मेजर कर रही हूँ मीटर स्केल को यूज करके, तो मुझे ऑब्जर्व होते हैं कि मेरे फ्रेंड की हाइट है 1.5 मीटर्स. यानी कि जब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगी इट इज 1.5 मीटर्स. अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में, क्योंकि मैं ऑलरेडी मीटर स्केल को यूज करके मीटर्स में अपने फ्रेंड की हाइट को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुकी हूँ. तो जब मैं इसे सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करूंगी, सो ये कन्वर्जन हमें ऑलरेडी पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स होता है. तो यहाँ पर आपके पास अगर 1.5 मीटर होगा तो 1.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे इट इज 150 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पर हमने 1.5 मीटर्स को 150 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. सिमिलरली अब हम सेंटीमीटर को फर्दर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 मिलीमीटर्स के इक्वल, और हमारे पास यहाँ पर है 150 सेंटीमीटर. तो 150 को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 1500 मिलीमीटर. सो इस तरीके से हम इजीली हमारी हाइट को सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर दोनों के अंदर ही कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी कन्वर्जन यूनिट्स को यूज करके इजीली एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है, यू आर गिवन अ कॉइन, एस्टिमेट हाउ मेनी कॉइन्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर लेंथवाइज without leaving any gap between them to cover the whole length of chosen side of notebook. Verify your estimate by measuring the same side of notebook and size of coin using a 15 centimeter scale. अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि आपके पास कॉइन है और आपको उस कॉइन को यूज करके अपनी नोटबुक की एक साइड ऑफ लेंथ जो भी आप चाहो उसे मेजर करना है. अब वो मेजर आप कैसे करोगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर. यानी सबसे पहले आप यहाँ पर पता करने की कोशिश करो कि मैं कॉइन की हेल्प से कैसे मेजर कर सकता हूँ. तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करें, हमने एक नोटबुक कंसिडर कर ली. लेट से मैं इस साइड को यहाँ पर मेजर करने वाली हूँ. अगर मुझे ये साइड मेजर करनी है कॉइन्स की हेल्प से, तो इसका मतलब है मुझे ये पता करना होगा कि कितने कॉइन्स को मैं यहाँ पर लगाऊं कि मेरी जो ये पूरी की पूरी साइड है नोटबुक की ये कवर हो जाए. तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 कॉइन्स को प्लेस करूंगी. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कॉइन्स जो आप यूज कर रहे हो उन सबका सेम साइज होना चाहिए. तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ. इस तरीके से बिल्कुल स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में. हम इस तरीके से इन कॉइन्स को प्लेस करेंगे. अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉइन्स पूरे आ चुके हैं. और जो 9th कॉइन है ये बहुत थोड़ा, ना तो आधा आ रहा और ना ही पूरा आ रहा है, यानी बहुत थोड़ा सा कवर कर रहा है. यानी कि 8 कॉइन्स तो हमें पूरे चाहिए और 9th वाला कॉइन थोड़ा सा, यानी अप्रोक्सीमेटली हम इस तरीके से देख पा रहे हैं कि हम कॉइन्स को अगर प्लेस करें अपनी नोटबुक पे तो 8 कॉइन्स पूरे और एक थोड़ा सा ज्यादा, ये बोल सकते हैं कि 0.5 भी नहीं, मतलब पूरा आधा भी नहीं, तो 8.3 के अप्रॉक्स हमें यहाँ पर कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है. अब ये तो हमने हमारा एस्टिमेट करा है कि इस तरीके से हम यहाँ पर इन कॉइन्स को प्लेस करेंगे. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फाइनली फाइंड भी करके देखेंगे क्योंकि हमें एक्चुअल रिजल्ट्स भी तो चाहिए. तो उसके लिए हम स्केल यूज करेंगे. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे स्केल की हेल्प से हमारी इस नोटबुक की लेंथ को कवर करेंगे. देखेंगे कितनी हमारा यहाँ पर डिस्टेंस आ रहा है. तो पहले हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर यहाँ तक 15 है. फिर हम इसके आगे कवर करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि इधर ये 5.5, यानी अप्रोक्सीमेटली 15 और 5.5. तो ये जो लेंथ आ रही है हमारी नोटबुक की, ये लेंथ आ रही है हमारे पास 20.5. अब मुझे देखना है कि मैंने यहाँ कॉइन्स को प्लेस करा था तो कॉइन की क्या लेंथ है, क्योंकि कॉइन को जब मैं यहाँ प्लेस कर रही हूँ तो कॉइन को भी तो इसी तरीके से मेजर करेंगे ना. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइन के इस डायमीटर को, यानी ये जो हमारी लेंथ है कॉइन की, इसे मेजर कर रहे हैं. और ये जो लेंथ होती है ना इसे हम डायमीटर बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी सर्कल के अंदर उसको इस तरीके से मेजर करते हैं तो ये डायमीटर बोला जाता है. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 आ रहा है इसका डायमीटर, यानी हमारे कॉइन की लेंथ आ रही है 2.5. तो अब मेरे को यहाँ पर ये बताना है कि अगर मेरी पूरी यहाँ पर 20.5 है, कॉइन मेरे पास 2.5 लेंथ का है, तो मैं कितने कॉइन्स यूज करूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है कवर हो जाए. इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लो आपके पास 10 टॉफी है
और आपके पास बच्चे हैं 5। अब उन बच्चों में यानी कि आप 5 फ्रेंड्स हो, आपको आपस में अपनी टॉफीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके पास टोटल 10 टॉफीज हैं, आपके फ्रेंड्स 5 हैं। आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबके पास इक्वल इक्वल टॉफी आ जाए। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैम मैं सबको 2-2 दे दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ, आपने क्यों 2-2 दी? आपके पास टोटल 10 थी, बच्चे आपके पास 5 थे, आपने सबको क्या करा, 2-2 टॉफी दे दी। तो अगर आप सबको 2-2 टॉफी दे रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, आपने 5 स्टूडेंट्स में 5 फ्रेंड्स में 2-2 टॉफी बांट दी। तो आपके पास टोटल 10 टॉफीज होगी ना, 10 टॉफी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इसका हमने कैसे इसको निकाला, जब हमने 10 को 5 से डिवाइड करा। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है 2। इसका क्या मतलब है कि हम जब चीजों को डिवाइड कर दे तो हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर है, हमारे पास पूरी लेंथ है, हमारे पास एक छोटी सी लेंथ है, हम कितने कॉइन्स को यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उसको आप डिवाइड करोगे। तो जब आप 20.5 को 2.5 से डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है 8.2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 8.2 यानी 8 पूरे और हमारे पास एक छोटा थोड़ा सा और पार्ट कॉइन का। तो हमने क्या सोचा था कि 8.3 कॉइन्स हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सेम आंसर आ रहा है हमारा। तो हमारा एस्टिमेट क्या है, करेक्ट है। तो बस यही आपको अपने क्वेश्चन के अंदर आंसर करना है। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे, मेजर द लेंथ ऑफ नोटबुक एंड डायमीटर ऑफ कॉइन। सबसे पहले आप क्या करोगे, हमारे नोटबुक की लेंथ को और डायमीटर ऑफ कॉइन को मेजर करोगे। हमें पता है कॉइन का जो ये वाला पूरा पार्ट होता है डायमीटर होता है, और इसका अगर हम हाफ लेंगे यानी इतना पार्ट मैं लूंगी तो रेडियस होता है। यानी मैं यहाँ पर भी लूंगी पूरा तो ये भी डायमीटर और इसका हाफ मेरे पास रेडियस है। तो मैंने लेंथ ऑफ नोटबुक मेजर करी, वो 20.5 सेंटीमीटर आई थी। डायमीटर ऑफ कॉइन मैंने मेजर करा, वो 2.5 सेंटीमीटर आया था। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकती हूँ, इनको डिवाइड करके, तो वो मेरे पास आ रहे थे 8.2। इसका मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 8 कॉइन्स रिक्वायर होंगे मुझे उस लेंथ को मेजर करने के लिए। सो इस तरीके से हम हमारे उस पार्ट को मेजर कर सकते हैं यूजिंग योर कॉइन्स। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन। यानी यहाँ पर हमने जो 3 टाइप के मोशन डिस्कस करे थे ना चैप्टर में, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, उन्हीं के एग्जांपल्स यहाँ पर बताने हैं। तो हम तो इजीली इन एग्जांपल्स को बता सकते हैं। तो हमने क्या क्या एग्जांपल्स डिस्कस करे थे, लीनियर मोशन के लिए हमने देखा था बॉय पुशिंग अ बॉक्स, चाइल्ड प्लेइंग ऑन द स्लाइड, ये सब क्या है, लीनियर मोशन के एग्जांपल्स। वहीं सर्कुलर मोशन की जब हम बात करेंगे इट इज मेरी गो राउंड, सीलिंग फैन ब्लेड्स। ऑसिलेटरी मोशन में पेंडुलम और स्विंग, ये हमारे क्या है, सारे एग्जांपल्स है तीनों टाइप के मोशंस के। आप चाहो तो और भी एग्जांपल्स यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो किसी और एग्जांपल को भी यहाँ पर लिख सकते हो जो आपके दिमाग में है, जो इन तीनों मोशंस को डिस्क्राइब करते हो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हुआ है, observe different objects around you. It is easier to express the length of some objects in millimeters, some in centimeters and some in meters. Make a list of 3 objects in each category and enter them in the table. यहाँ पर आपको एक टेबल गिवन है जिसमें आपको कुछ डिफरेंट यूनिट्स गिवन है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। आपको यहाँ पर उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करके बताना है, आपको ये बताना है कि आप किन ऑब्जेक्ट्स को मिलीमीटर में मेजर कर सकते हो, किन ऑब्जेक्ट्स को आप सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, किन को मीटर में मेजर कर सकते हो। तो ये तो हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट। यानी कि मैं अगर कॉइन की थिकनेस की बात करूँ तो उस थिकनेस को मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ, मिलीमीटर को यूज करके। वहीं अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूँ तो कोई मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को हम सेंटीमीटर में इजीली मेजर कर सकते हैं। किसी रिमोट को हम इजीली सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, तो रिमोट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ऐसे अगर मैं मीटर की बात करूँ तो मीटर आप किसी क्लॉथ को मीटर में मेजर कर सकते हो, अपनी हाइट को मीटर में मेजर कर सकते हो। यानी कि हम यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट लेंथ को अलग अलग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बस उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को बताना है कि किसके लिए आपकी कौन सी यूनिट जो है वो ठीक रहेगी। आप यहाँ पर और भी किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा हुआ है, अ रोलर कोस्टर ट्रैक इज मेड इन द शेप शोन। यहाँ पर आपके पास एक रोलर कोस्टर का ट्रैक दिखा रखा है। अ बॉल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड एस्केप्स थ्रू पॉइंट एफ। यहाँ पर एक बॉल है जो ए से शुरू हुई थी, इस तरीके से आ रही है, यहाँ पर जा रही है और फिर यहाँ से घूमते हुए एफ से निकल जाती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्शंस ऑफ द ट्रैक। अब यहाँ पर हमें ना हर एक पोर्शन पे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, इस तरीके से यहाँ पर इसकी मोशंस को फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है ये किस मोशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब ये इस तरीके से नीचे आ रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है नीचे, विच मीन्स इट इज लीनियर मोशन। वहीं अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ घूम रही है तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, और फिर सीधा जा रही है तो वो लीनियर हो जाएगा। तो बस यही हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे, ए से बी हमारे पास क्या है, लीनियर मोशन। वहीं सी से डी अगर हम देखेंगे क्या है, सर्कुलर मोशन। तो सी से डी क्या है, सर्कुलर मोशन। फिर अगर आप ई से एफ देखोगे इट इज लीनियर मोशन। यानी आप यहाँ पर इजीली आप सारे तरीके के मोशंस को बता सकते हो। ए से बी आपके पास लीनियर है, फिर बी से सी भी आपके पास लीनियर है, ये वाला पार्ट भी आपके पास क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है। सी से डी आपके पास क्या आ रहा है, सर्कुलर आ रहा है। डी से ई भी आपके पास क्या आ रहा है, सर्कुलर आ रहा है।
और फिर ई से एफ तो आपका लीनियर ही है। तो इस तरीके से हम इजीली हमारे सारे के सारे मोशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा हुआ है? तंसीम wants to make a meter scale by herself. She considers the following materials for it: plywood, paper, cloth, stretchable rubber and steel. Which of these she should not use and why? अब यहाँ पर तंसीम एक गर्ल है जिससे अपना एक मीटर स्केल प्रिपेयर करना है। अब वो अलग अलग चीज़ें कंसिडर करती है। वो प्लाईवुड यानी एक लकड़ी का टुकड़ा कंसिडर करते हैं, एक पेपर कंसिडर करते हैं, क्लॉथ कंसिडर करते हैं, एक स्ट्रेचेबल रबर कंसिडर करते हैं और एक स्टील भी कंसिडर करती है। अब यहाँ पर ये बोला है कि इन सारी ऑब्जेक्ट्स में से किसे वो कंसिडर ना करें अपना मीटर स्केल यूज करने के लिए और क्यों। तो जब भी हम स्केल की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है स्केल में जो कि फिक्स्ड हो, रिजिड हो, वो बार बार हिले डुले ना। अगर क्योंकि वो हिलेगी तो उसमें क्या होता है, एरर आने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे पेपर में, वुड के अंदर, क्लॉथ में, स्टील में, सब क्या है, ये एटलीस्ट एक प्रॉपर अपनी शेप तो मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जब हम एक रबर की बात करते हैं जो स्ट्रेचेबल नेचर की है, अगर आप उसे खींचोगे वो लंबा हो जाएगा, छोड़ोगे तो छोटा हो जाएगा। तो वो तो आपके प्रॉपर स्केल की तरह आप उसे यूज नहीं कर सकते हो। किसी भी चीज़ को नापने लगोगे, मान लो थोड़ी सी कमी पड़ गई तो आप उसको खींच के लंबा करके देखोगे और फिर अगर उसकी मेजर देखोगे तो वो उतना आ रहा हो, फिर छोड़ दोगे तो छोटा हो जाएगा। तो वो तो प्रॉपरली मेजरमेंट नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्ट्रेचेबल रबर को छोड़ के बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं मीटर स्केल को बनाने के लिए, मीटर स्केल की तरह यूज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप आंसर कैसे करोगे? Stretchable rubber should not be used by Tanseem since it can change the length when stretched, resulting in inaccurate measurements, and steel, paper, cloth and plywood are better because they keep their lengths constant and do not easily change their dimensions. हम यहाँ पर स्ट्रेचेबल रबर को छोड़ के बाकी सारी ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, मीटर स्केल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा हुआ है? Think, design and develop a card game on a conversions of unit of length of play with your friends. यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक कार्ड गेम डिजाइन करना है जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि हमें यूनिट कन्वर्जन को करना है। यानी उस कार्ड गेम के थ्रू हम चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कार्ड गेम डेवलप करना है। अब हमें ये सोचना है कि हम कौन सा कार्ड गेम डेवलप करें। तो यहाँ हम सोच रहे हैं कि अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं कि 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि कन्वर्ट 4 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। तो इसका क्या मतलब है कि हमें यहाँ पर जो कन्वर्ट करना है, लेट से मुझे 4 किलोमीटर कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, लेट से मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना है। यानी मुझे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पर कार्ड गेम कुछ इस तरीके से बनाऊंगी कि मेरे पास कुछ कार्ड्स तो हो जाएंगे मेरे, जिनके अंदर मेरे पास ये लिखा होगा कि हमें किसे कन्वर्ट करना है। यानी मैं लेंथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 1 मीटर लिखा हुआ है। ऐसे ही मेरे पास और कार्ड्स होंगे जिसमें मैंने 200 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अलग अलग मेरे पास में यूनिट्स हैं और उसके आगे मैंने लिखा हुआ है कि मुझे किस यूनिट में कन्वर्ट करना है। यानी मेरे पास कुछ कार्ड्स ऐसे जिसमें यूनिट में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है या फिर मीटर में कन्वर्ट करना है या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ऐसे मैंने अलग अलग कार्ड्स बनाए। अब ये जो मैंने कार्ड्स का सेटअप बनाया, मैंने लेट से कि मैंने यहाँ पर इसके ऐसे 20 कार्ड्स बनाए और यहाँ पर भी 20 कार्ड्स बनाए और उनको स्टैक करके रख दिया, कुछ कार्ड्स इधर कुछ कार्ड्स इधर। यहाँ मैंने लेंथ के कार्ड्स रख दिए, यहाँ मैंने हमारे जो यूनिट्स में कन्वर्ट करना है वो यूनिट्स के कार्ड रख दिया, उनको शफल कर दिया। और जो जो स्टूडेंट खेल रहे हैं, जो जो हमारे फ्रेंड्स आपस में खेल रहे हैं, उन सबको एक पेन पेपर दे दिया कि उसकी हेल्प से आप यहाँ पर क्या करोगे, कन्वर्शन करोगे। और उनको बोला आप एक कार्ड यहाँ लेंथ वालों में से निकालो और एक कार्ड आप यहाँ पर यूनिट्स में से निकालो। जो भी आपके पास आए, जो लेंथ आए, जो यूनिट आए, उस लेंथ को उस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो बहुत फन गेम हो जाएगा जिससे हम गेम्स भी देख पाएंगे, गेम्स भी खेल पाएंगे, हम बोर भी नहीं हो और इसके साथ साथ हम कन्वर्शंस भी सीख पाएंगे। तो बस इसी गेम को आपको यहाँ पर, इसी कार्ड गेम को यहाँ पर डेवलप करना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप आंसर कैसे करोगे? क्रिएट 40 कार्ड्स, 20 लेंथ कार्ड्स जिसमें हम अलग अलग लेंथ ऑब्जर्व करेंगे एंड 20 कन्वर्जन कार्ड्स जिसमें हम अलग अलग यूनिट्स लिखेंगे, यानी कन्वर्ट टू मीटर, कन्वर्ट टू मिलीमीटर, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ईच प्लेयर गेट्स अ नोट पैड एंड अ पेंसिल, पेपर और पेंसिल देंगे ताकि वो उस कन्वर्जन को कर सके। शफल द कार्ड्स एंड ड्रॉ 1 कार्ड फ्रॉम बोथ द सेक्शंस। हम क्या करेंगे, कार्ड्स को शफल करेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि जो जो यहाँ पर खेल रहा है वो एक एक कार्ड्स लेते जाओ दोनों सेक्शंस में से और डू द कन्वर्शन एज आस्क्ड। और जो भी कार्ड में बोला है, जिस लेंथ को जिसमें कन्वर्ट करने के बोला है वो करो। तो इस तरीके से हम गेम खेलने के साथ साथ चीजों को याद भी कर पाएंगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13 एंड विद दिस आवर बैक एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर भी पूरा कर लिया और उसके साथ साथ उसके सारे के सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।